होम्योपैथी क्या रोल निभाती है? अधिकतर लोग जानते हैं कि ये जर्मनी से पैथी आई, आयुर्वेद का रिफाइंड फॉर्म। फिर क्यों लोग होम्योपैथी की जगह एलोपैथी की तरफ ज्यादा जाते हैं, जबकि महंगा है? एलोपैथी का ज़्यादा प्रचार प्रसार था, यही एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हुआ करता था। जैसे जैसे अभी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, होम्योपैथी के प्रति भी लोग बहुत जागरूक होते जा रहे हैं और अब होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। किस लेवल तक की बीमारियों को हम क्योर कर सकते हैं? जहाँ पे एलोपैथी के पास कोई विकल्प नहीं होता है ट्रीटमेंट का, वहाँ भी होम्योपैथी काम करती है। बड़ा एक सामान्य सी बीमारी है पथरी के केसेस में क्या होता है कि पेशेंट एलोपैथी डॉक्टर्स के पास जाता है तो वहाँ सिर्फ एक ऑपरेशन ही विकल्प है। होम्योपैथी में पेशेंट आता है डॉक्टर के पास में तो बड़े इजीली दवाइयों के माध्यम से पथरी बाहर निकल जाती है। तो होम रेमेडीज में थायराइड के लिए आप क्या सजेशन आप देंगे? आप धनिया की चटनी बनाइए, चम्मच पानी में घोलिए, उससे पी लीजिए। कि अगर बॉडी के अंदर किसी के कैंसर सेल बन गया है, वो कीमो और इन सारे प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा है, ऐसे में इंसान को किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसा आप सोचने लग जाते हैं आपके साथ वैसा ही होने लग जाता है। कि आपने दिमाग के अंदर थॉट ही ये बना लिया कि अब तो कैंसर हो गया और अब तो शायद मैं नहीं रहूँगा, तो आप ये मान लीजिए कि उसी दिन ये तय हो गया कि आप नहीं बचेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू द जहाज एंटरटेनमेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चिकित्सा पद्धति के बारे में जो न तो कोई साइड इफेक्ट देती है और ना ही किसी बीमारी को दबाती है, बल्कि उसको जड़ से खत्म कर सकती है। आज उसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए जो गेस्ट आए हैं वो एक बहुत ही रिनोन डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर अजय त्रिवेदी जी। तो आज बिना कोई समय गवाए फटाफट से मैं इनवाइट करूंगा हमारे गेस्ट डॉक्टर अजय त्रिवेदी जी को। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस मैं ठीक हूँ। सर अभी आज ये जो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव है। हम आज के समय में बहुत सारी बीमारियों को देखते हैं जिनकी वजह से छोटी छोटी उम्र में लोग हार्ट अटैक और इस तरीके की बड़ी से बड़ी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे शिकार हो रहे हैं। प्लस हम भूल गए हैं पिछले गुजरे हुए कुछ 3-4 सालों को, जहां हमने एक बहुत ही विकराल तरीके की बीमारी का सामना भी किया है। उन चीजों के चलते लोगों के मन में काफी तरह के डर भी आ गए। अभी छोटी सी भी बीमारी आती है तो लोग डर जाते हैं। मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले कि होम्योपैथी क्या रोल निभाती है, किस तरीके से होम्योपैथी आई है कि लोगों को विश्वास इस पर नहीं है या विश्वास लोगों का जग रहा है आज? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि होम्योपैथी है क्या। होम्योपैथी एक तरीके से आयुर्वेद का रिफाइंड फॉर्म है। ठीक है। होम्योपैथी के बारे में बात की जाए तो बहुत सा अधिकतर लोग जानते हैं कि ये जर्मनी से पैथी आई। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन इसके फाउंडर रहे। सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि एलोपैथी एमबीबीएस लोग करते हैं इस तरीके की डिग्रीज लेकर के और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, आपने होम्योपैथी क्यों चुना? होम्योपैथी चूंकि जिस समय मैं पढ़ता था जी, तो मैं अक्सर कर ये देखता था कि जो एलोपैथी ट्रीटमेंट रहा करता था उस समय खुद भी व्यक्तिगत डरा करता था बड़ा। कि आप किसी भी दवा के लिए जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि किसी भी इलाज के लिए जा रहे हैं तो डॉक्टर पता चल रहा है कि या तो इंजेक्शन लगने। जब छोटे थे तो पता चला माता जी के साथ जाते थे तो वो कंजेशन कोल्ड हो गया तो वो नेबुलाइजर लगा दिया गया, कड़वी टैबलेट दी जा रही है। तो शुरू से ही एक भय खुद ही मन में था। इंजेक्शन को देख के तो ऐसा डर लगता था कि एकदम पसीने आने लग जाते थे। फिर क्या हुआ, जब थोड़े से बड़े हुए तो मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास हम लोग जाया करते थे। तो बड़े ही अच्छे डॉक्टर थे वो, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था, बड़े बड़े पोलाइट थे। वहाँ का माहौल, एटमोस्फियर उस क्लिनिक का बड़ा ऐसा रहा करता था कि भय नहीं लगता था। तब से थोड़ा सा होम्योपैथी में इंटरेस्ट फैमिली का भी जागा और मेरा भी इंटरेस्ट उसके प्रति थोड़ा सा बढ़ा। 12th के बाद में चले गए कि एग्जाम दिया, सिलेक्शन हो गया, चले गए पढ़ने। इसकी प्रक्रिया क्या है, मतलब किस तरीके से आफ्टर 12th जो डिग्रीज इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं उसकी प्रक्रिया क्या है बेसिकली?
आफ्टर 12th वही जो सेम MBBS के लिए जो प्रक्रिया है वही इसके लिए है। ओके। आपको नीट क्वालिफाई करके एग्जाम देना होगा और रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस वगैरह अलॉट होते हैं। किस तरीके से, क्योंकि हम लोग जैसे एलोपैथी की अगर हम दवाइयों की बात करते हैं, कड़वी दवाइयां होती हैं, टेस्ट अजीब होता है। होम्योपैथी में मीठी मीठी 4-5 गोलियां दी जाती हैं, और मैंने तो आपसे भी दवाइयां ली हैं, तो आप तो एक ही गोली देते हो और टेस्ट अच्छा होता है, बीमारी खत्म हो जाती है। फिर क्यों लोग होम्योपैथी की जगह एलोपैथी की तरफ ज्यादा जाते हैं, जबकि महंगा है? ऑल्दो अगर मैं एलोपैथी की बात करूं तो कहीं ना कहीं उसके इलाज काफी महंगे हो जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि होम्योपैथी का इतना ज्यादा प्रचार प्रसार पहले था नहीं। ठीक है। एलोपैथी का ज्यादा प्रचार प्रसार था, यही एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हुआ करता था। जैसे जैसे अभी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है होम्योपैथी के प्रति भी लोग बाग जागरूक होते जा रहे हैं, अब होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बिल्कुल। पहले तो आदमी को कुछ भी होता था, सबसे पहले एक वही रहता था कि अगर गांव में भी है तो एक झोला छाप डॉक्टर है उसके पास पहुंच गए, डॉक्टर साहब ने बोतल लगा दी, इंजेक्शन लगा दिया, 4 लाल पीली हरी गोलियां दे दी, मरीज ने खाया, ठीक हो गया। अब धीरे धीरे करके गांव में भी आदमी इन चीजों को समझने लगा है, होम्योपैथी होता क्या है, क्या ट्रीटमेंट है होम्योपैथी का। धीरे धीरे बढ़ रही है होम्योपैथी, घर घर तक पहुंच रही है। किस लेवल तक की बीमारियों को होम्योपैथी से क्योर किया जा सकता है? अगर मैं बात करूं कैंसर, हार्ट अटैक, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं ये, किस लेवल तक की बीमारियों को हम क्योर कर सकते हैं? उस लेवल तक की बीमारी को क्योर किया जा सकता है जिस लेवल की बीमारी को एलोपैथी नहीं क्योर कर सकती। जैसे जहां पे एलोपैथी के पास कोई विकल्प नहीं होता है ट्रीटमेंट का, वहां भी होम्योपैथी काम करती है। ओके। जैसे कि आप रीनल स्टोन के केसेस देखेंगे, बड़ा एक सामान्य सी बीमारी है पथरी। पथरी के केसेस में क्या होता है कि पेशेंट एलोपैथी डॉक्टर्स के पास जाता है तो वहां सीधा और सीधा सिर्फ एक ऑपरेशन ही विकल्प है। ठीक है। और इसी में अगर होम्योपैथी में पेशेंट आता है डॉक्टर के पास में तो बड़े इजीली दवाइयों के माध्यम से पथरी बाहर निकल जाती है। ओके, तो ये पथरी हम मतलब किडनी स्टोन्स की बात कर रहे हैं या गॉल ब्लैडर की? क्योंकि दोनों ही जगहों पर आपके स्टोन्स आते हैं। दोनों ही जगहों में ऐसा है कि किडनी की पथरी तो इजीली निकल जाती है, गॉल ब्लैडर में अगर पथरी होती है तो थोड़ा सा वो टफ टास्क होता है। ओके। लेकिन वो भी देखा जाए तो मैक्सिमम केसेस में गॉल ब्लैडर स्टोन्स भी जो है होम्योपैथी मेडिसिन से निकल जाते हैं। तो जो लोग अपना गॉल ब्लैडर निकलवा करके बैठे हुए हैं, आज अगर वो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो पछताएंगे, क्योंकि गॉल ब्लैडर निकलने के बाद में कितनी कॉम्प्लिकेशंस हम लोग की लाइफ में रहती हैं हम जानते हैं। मेरे खुद नहीं है गॉल ब्लैडर, मैं निकलवा के बैठा हूँ। हालांकि मेरे पथरी नहीं थी, देयर वाज अ पॉलिप इन दैट, तो मुझे निकलवाना पड़ा। लेकिन गॉल ब्लैडर निकलने के बाद ना डेली की जो आपकी लाइफ है ना वो पूरी हैम्पर हो जाती है, पूरी लाइफस्टाइल। डाइजेशन इश्यूज रहेंगे, बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। आप जितना बाहर का आप खा सकते हो और जो भी चीजें आप इजीली डाइजेस्ट, घर का भी खाना, आप अगर रोटियां भी खा रहे हैं, आप 4 रोटी पहले पचा लेते थे, तो आज आपको 4 रोटी पचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप ये कह रहे हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स भी क्योर किए जा सकते हैं होम्योपैथी से? इलाज थोड़ा लंबा हो सकता है? नहीं, एक हद तक। ओके। ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स को श्योरिटी ये कहा जाए कि 100% सभी पेशेंट्स के निकल सकते हैं, लेकिन हाँ मैक्सिमम केसेस में गॉल ब्लैडर के स्टोन्स भी निकल जाते हैं होम्योपैथी मेडिसिन से। ओके। रीनल स्टोन्स में ये कहा जा सकता है कि 100 मरीजों में से 99 मरीजों के रीनल स्टोन्स तो होम्योपैथी मेडिसिन से निकल ही जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो किडनी में हुए या ओके फाइन। तो अगर स्टोन्स की बात करें, स्टोन से अलग अगर हम बात करते हैं तो किडनी या लीवर आज की डेट में लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। फैटी लीवर बहुत ज्यादा होता है लोगों के साथ, क्योंकि हम लोग बाहर का और इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जिस वजह से फैटी लीवर हो जाता है। फैटी लीवर के लिए आपका क्या सजेशन है कि होम्योपैथी को कब अप्रोच करना चाहिए? किस टाइम पर आपको पता चले कि आपको फैटी लीवर है और आपको जाकर के तुरंत दवाई के लिए जाना चाहिए, या पहली उनको सबसे पहले एलोपैथी से ही ट्रीटमेंट लेकर चलना चाहिए? आपका क्या सजेशन है? देखिए, ऐसा है कि कोई भी डिजीज के लिए ऐसा नहीं है कि पहले हमें एलोपैथी की शरण में जाना चाहिए, उसके बाद में नहीं कुछ होता है तो होम्योपैथी के पास आना चाहिए, या पहले होम्योपैथी पर। ये पेशेंट का अपना खुद का वो है कि वो कैसा इलाज लेना पसंद करता है।
लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि चूंकि जो चीजें बिना किसी आपके शरीर को किसी दूसरे ऑर्गन को डिस्टर्ब करे और आपको इजीली वो चीज ठीक हो सकती है, तो क्यों अननेसेसरी आपको ये महंगे ट्रीटमेंट में, और जिस ट्रीटमेंट के कई सारे साइड इफेक्ट्स हैं, उस ट्रीटमेंट को क्यों ही लेना। करेक्ट है। तो अगर आपको लगता है कि आपको फैटी लिवर या इस तरीके की कोई परेशानी है, तो आप इजीली, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, आप किसी भी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। जरूरत नहीं है एलोपैथी में जाने की। फैटी लिवर के सर क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं? फैटी लिवर अगर बढ़ता है, लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आगे? देखिए, फैटी लिवर अगर बढ़ता चला जाता है, आप ध्यान नहीं देते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो फाइब्रोसिस और फिर लिवर सिरोसिस और ओके अल्टीमेटली डेथ। ओके। तो उस लेवल तक कभी पहुंचने ही नहीं दो बीमारी को। आपको पता लगे, आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, खान पान अच्छा रखें, होम्योपैथी की हेल्प ले लें। सर खान पान, क्योंकि होम्योपैथी में लोग सबसे ज्यादा जो डरते हैं या अवॉइड करते हैं होम्योपैथी पे आने के लिए, वो शायद इस वजह से कि जो परहेज बताए जाते हैं वो लोग नहीं कर पाते। ऐसा है एक्चुअल में? एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये लोगों की थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। और तो कि होम्योपैथी मेडिसिन अगर हमें खानी है तो हमें प्याज नहीं खाना है, हमें लहसुन नहीं खाना हाँ, है, मैं इस पे भी आने वाला था, क्योंकि ये बहुत एक मिथ है इस तरीके का। हमें परफ्यूम नहीं लगाना है, या खुशबू वाली चीजों से दूर रहना है, ये सारी चीजें गलत है। ठीक है। होम्योपैथी मेडिसिन खाने के लिए कोई परहेज नहीं है। ओके। आपकी जो डिजीज है उसके लिए परहेज है। पेशेंट क्या सोचता है कि डॉक्टर ने बताया कि भाई ये चीजें नहीं करनी है, तो उसे लगता है यार ये होम्योपैथी दवा खानी है, इसलिए इन्होंने इतना ये सब बता दिया। जबकि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर कह रहा है कि ये होम्योपैथी मेडिसिन के लिए नहीं, आपकी बीमारी के लिए परहेज है। बिल्कुल। बाकी आपको दवा खाने के लिए कोई परहेज की जरूरत नहीं है। कई सारी दवाइयां तो ऐसी भी हैं कि कहो होम्योपैथी मेडिसिन प्याज के रस में मिला के दे दी जाए तो भी वो तो नहीं काम करेगी। तो फिर भी लोगों के मन में इस तरीके के डाउट्स हैं कि हम लोग को ये पर्टिकुलर चीजें नहीं खानी चाहिए। हाँ, नहीं, ये भ्रांति है। लेकिन मैंने एक चीज जो नोटिस की है अपने बचपन से, क्योंकि मैंने बचपन से ही होम्योपैथी पर ही दवाइयां बहुत ली हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स की जो फेवरेट फ्रूट्स है ना, वो चीकू और पपीता होता है। मतलब कभी भी अगर पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब क्या परहेज करना है और क्या खाना है, तो सबसे ज्यादा कहता है कि आप चीकू और पपीता खाइए। ऐसा क्यों है? एक्चुअली चीकू पपीता गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ओके। डाइजेशन अच्छा रहेगा, ज्यादातर बीमारियां वैसी ऑटोमेटिकली ठीक रहेंगी। आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो बीमारियों से आप ऑटोमेटिक दूर रहोगे। करेक्ट। किसी डिजीज्ड कंडीशन में तो उस समय डॉक्टर यूं कहता है आपसे पपीता और ये चीकू और ये इस तरीके की फाइबर रिच डाइट लेने के लिए, या ये सारी चीजें लेने के लिए, कि जब आपका डाइजेशन ठीक रहेगा तो आपका बॉडी जो है वो आपको हील करने में अपनी एनर्जी ज्यादा लगाएगी, ना कि आपने जो ये उल्टा सीधा खाया है उसको पचाने के लिए अपनी एनर्जी लगाए। तो इसलिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप इस तरीके की चीजें लें, इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। हम ना अभी काफी तरीके के रील्स, इस वक्त रील्स का एक ट्रेंड है, लोग बहुत सारी बीमारियों को रील देख के ठीक करने की कोशिश में रहते हैं। तो कई रील्स आती हैं जहां पर बताया जाता है कि आप इस तरीके के ट्रीटमेंट ले लीजिए, जहां पर दवाइयों तक के नाम भी बताए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक दवाई का नाम लेता हूँ जिसका नाम है आर्सेनिक। आर्सेनिक का यूज सबसे ज्यादा हुआ जिस टाइम पर अभी कोविड आया, तो कोविड के टाइम पर आर्सेनिक लोगों के लिए एक, कहते हैं, रामबाण बन के आ गया था कि नहीं भाई, जिसको प्रॉब्लम हो रही है, जिनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, वो आर्सेनिक की इतनी बूंदे लो और आपका दोबारा से लंग्स आपके सही होने स्टार्ट हो जाएंगे। सर, आर्सेनिक को लेकर के कितने मिथ्स हैं? क्योंकि आर्सेनिक अभी भी कुछ दिन पहले शायद एक मैंने भी अपने एक फ्रेंड से आपकी बात कराई थी, जहां उनको भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप आर्सेनिक दो, जबकि उनके बेबी के लिए था वो। तो आर्सेनिक को लेकर के आपके क्या सजेशंस हैं? आर्सेनिक हुई या होम्योपैथी की कोई भी एक मेडिसिन हुई, उसको आप हर पेशेंट के लिए नहीं यूज कर सकते। ठीक है। एक्चुअली होम्योपैथी क्या है कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर पे काम करती है, जिसका मतलब ये है कि जो दवा आपके अंदर उस तरीके के सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर सकती है, वही दवा रोग में जब वो सिम्टम आते हैं तो वही दवा उसको ठीक करने के लिए भी यूज की जाती है। जहर को जहर ही काटता है, काइंड ऑफ। ओके। तो वैसा इसमें ऐसा नहीं है कि अब आर्सेनिक है कि वो आर्सेनिक हर पेशेंट के लिए, पता चल रहा है कोविड है तो उसमें
क्योंकि उस समय स्थिति ऐसी थी कि हम इतने सारे मास को इंडिविजुअलाइज करके और एक एक को अलग अलग दवा नहीं दे सकते थे जी। तो वो एक टोटलिटी बना के एक आर्सेनिक मेडिसिन ऐसी निकाली गई कि हाँ ठीक है, ये एक कोविड से प्रोटेक्शन के लिए, बचाव के लिए आर्सेनिक काम करेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हर केस में अब पता चल रहा है कि वैसे ही फ्लू लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं तो पेशेंट पता चला कि मेडिकल स्टोर पे जा रहा है और आर्सेनिक ले रहा है और आर्सेनिक खा रहा है। क्योंकि हर एक मरीज की दवा अलग, बिल्कुल एक जैसा नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति भी एक जैसा नहीं है, तो दवा एक जैसी कैसे होगी? बिल्कुल, सबकी कैपेसिटी अलग है। कोई कितने किसी का अगर मैं बात करूं इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा स्ट्रांग है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, उसको ज्यादा दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ती। किसी का बहुत वीक है तो शायद उसको ये दवाइयां असर न करें, उसको थोड़ा और हाई डोज की रिक्वायरमेंट हो सकती है। राइट। डोजेस के अलावा बात ये ना कि सिलेक्शन मेडिसिन भी एक ही टाइप की डिजीज के लिए, किसी को बुखार आता है तो किसी को ठंड के साथ बुखार आ रहा है, उसका टेम्परेचर 100 है। किसी को गर्मी लग रही है, उसका भी टेम्परेचर 100 है। किसी को स्वेटिंग हो रही है, किसी को स्वेटिंग नहीं हो रही है। किसी को प्यास ज्यादा लग रही है, किसी को प्यास नहीं लग रही है। किसी के तलवे गर्म है, माथा ठंडा है, किसी का माथा गर्म है, तलवे गर्म है। तो होम्योपैथी इस तरीके से मेडिसिन सिलेक्ट होती है पर्टिकुलर एक पेशेंट के लिए। ओके, इसीलिए आप पूरा उसकी हिस्ट्री समझते हैं। हाँ, प्लीज गो। क्योंकि सिम्टम्स के ऊपर होम्योपैथी काम करती है। ऐसा नहीं है कि जैसे पैरासिटामोल है, वो कोई सा भी फीवर हो, किसी भी तरीके का फीवर हो, आपको हो, आपके बच्चे को, पड़ोसी को या जिसको भी हो, तो पैरासिटामोल एक फीवर के लिए एक सेट मेडिसिन है कि वो आपको देनी है, फीवर उतर जाएगा। वैसा होम्योपैथी में नहीं है कि एक सेट कोई मेडिसिन है कि वही दवा खानी है आपको, उससे आपका फीवर ठीक हो जाएगा या आपकी कोई भी डिजीज ठीक हो जाएगी। जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि रील्स और ये इसमें बहुत सारा कुछ चलता है कि रील्स में आजकल डॉक्टर्स बताते हैं कि आपको ये बीमारी है तो आप इसमें ये दवा खा लें, या बहुत सारी दवाइयों के नाम भी बताते हैं कि इस बीमारी में ऐसा खाइए, इसमें ये 4 दवाइयां मिला के खा लीजिए। तो मेरी समझ से ये चीज तो नहीं ठीक है। ओके, रीजन ये है कि वो दवा जो है एक पर्टिकुलर आपके लिए है, वो तो एक डॉक्टर ही सिलेक्ट कर पाएगा। बिल्कुल। जबकि ऐसा नहीं, डॉक्टर उसमें बताते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, वो ये भी बताते हैं, लेकिन पेशेंट नहीं उस बात इसको नहीं समझ पाता है। डॉक्टर बताते हैं, सिम्टम्स भी बताते हैं उसके, वो समझाते हैं कि अगर आपके सिम्टम्स इससे मैच करते हो तो आप ये दवा ले लीजिएगा। लेकिन पेशेंट ने तो ये सुना कि साइटिका के लिए डॉक्टर साहब ने बताया है कि भाई मुझे कोलोसिंथ लेनी है, तो उन्होंने कोलोसिंथ ले ली दवा। अब वो कैसा है क्या है उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट। जबकि वो साइटिका में कोलोसिंथ जो बता रहे हैं, उस कोलोसिंथ के कई सारे सिम्टम्स भी बता रहे हैं, उसको मैच नहीं करता पेशेंट। और उसके बाद फिर क्या होता है कि इससे एक चीज खराब ये होती है, मैं उन डॉक्टर्स को भी कहूंगा, इससे खराब क्या होता है, होम्योपैथी का नाम खराब होता है जी। कि इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतने इनके फॉलोअर्स हैं, इतना बड़ा नाम है, इन्होंने ये दवा बताई, हमने खाई, लेकिन हमें आराम नहीं हुआ, तो इसका मतलब होम्योपैथी में कुछ नहीं है। लोग सही कहते हैं, होम्योपैथी नहीं काम कर रही। मेरी समझ से कि दवाइयां बताने की जगह डॉक्टर्स और तरीके के वीडियोस बना के लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अच्छा काम है, अवेयरनेस के लिए काम किया जा सकता है, लेकिन दवाइयों ना बताई जाए वो ज्यादा अच्छा है। अगर आप अभी कुछ अगर अवेयरनेस की मैं बात कर रहा हूँ, कोई एक ऐसी बीमारी जो इस वक्त सबसे ज्यादा चल रही है, मैं बच्चों की बात करता हूँ, आज की डेट में ऑलमोस्ट हर परिवार में, हर घर में ये बीमारी है कि बच्चों के साथ फीवर, कफ, कोल्ड, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। और ये केवल बच्चों के साथ नहीं है, धीरे धीरे ये पूरी फैमिली में सबके साथ फैल रही है। अगर एक सेट एग्जाम्पल के तौर पर आप बताना चाहें कि उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस तरीके से उसको जज करना चाहिए और क्या क्या दवाइयां उसके लिए होनी चाहिए, किस लेवल तक? घर में जैसे देखिए ऐसा है कि इस समय क्या हर साल ही ये सब चीजें रहती हैं। जब भी मौसम चेंज होगा, सर्दी से गर्मी आएगी, गर्मी से सर्दी आएगी, जब भी मौसम चेंज करता है तो ये सब बीमारियां नॉर्मली कफ, कोल्ड, फीवर, सोर थ्रोट और इस तरीके की बहुत सारी स्किन एलर्जीज भी आ जाती है। तो इसके लिए सावधानी तो ये है कि धीरे धीरे करके, जैसे हम क्या करते हैं कि अभी सर्दियों से गर्मियां आनी शुरू हो पाई, लोगों ने क्या है कि तुरंत ही एसी ऑन कर लिए, तुरंत ही फ्रिज में पानी रखना शुरू कर दिया, आइसक्रीम खाना शुरू कर दिया। तो वो बॉडी क्या है एकदम से अडेप्ट नहीं कर पाती उस चीज को।
जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो ये सारे प्रिकॉशन, जैसे स्किन के केसेस में क्या होता है, मौसम चेंज होने लगता है, ड्राइनेस आने लग जाती है। राइट। इसमें जैसे अभी बात चल रही थी कि एसी या पानी है, ये सारी चीजें, तो धीरे धीरे करके मौसम जब चेंज हो रहा होता है तो धीरे धीरे करके एक तो उसको शरीर को अडॉप्ट करने का मौका दें। ठीक है। दूसरा अपना खान पान जो है उस मौसम के अकॉर्डिंग, जैसे अब मौसम ये गर्मी का आ रहा है तो अब तरबूज, खरबूज या जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, वो सारी चीजें करके धीरे धीरे करके वो शरीर धीरे धीरे उसको अडेप्ट कर लेता है उस मौसम को। करेक्ट। फिर आप बीमार नहीं होते। अभी क्या ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है, यही सारी चीजें कि जब मौसम चेंज हुआ उन्होंने तुरंत ही, बच्चों के साथ में तो ज्यादातर इसलिए है कि शायद बच्चे की इम्यूनिटी अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, तो जब भी सीजन बदलता है, कोई टेम्परेचर में या सीजन में कोई भी बदलाव आते हैं, तो बच्चों के साथ सबसे पहले ये प्रॉब्लम आती है। ओके, तो अगर मान लीजिए एक बच्चे के साथ में डायरिया का इशू हो रहा है, तो पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? डायरिया का इशू हो रहा है तो पहला स्टेप तो ये है कि ORS, होम रेमेडीज भी हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि नियरेस्ट जो भी आपके पास डॉक्टर अवेलेबल हो तो उसको बेफिजूल बच्चे को परेशान ना करके। लेकिन सर कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चों के साथ प्रॉब्लम ना लेट नाइट होती है। ज्यादातर अगर रिलेट कर पा रहे होंगे या कुछ पेरेंट्स, तो इसको जरूर करेंगे रिलेट कि बच्चों के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ना लेट नाइट होती है। 2 बजे 3 बजे सोते हुए बच्चा वॉमिट कर रहा है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। उस कंडीशन में ज्यादातर कहा जाता है कि आप एंथ्रोजर्मिना बच्चे को पिला दो, वो एक पहला सॉल्यूशन होता है ORS के अलावा। आपके हिसाब से क्या एक सेट ऑफ दवाई घर में कुछ ऐसा रखना चाहिए फर्स्ट एड के तौर पर? अगर होम्योपैथी की बात करें तो फर्स्ट एड में बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं कि जो आप उस समय के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी तो फिर बाद में डॉक्टर से कंसल्ट करके दवा लें। लेकिन ऐसा है कि रात बिरात या इस तरीके की कोई परेशानी है कि एक्यूट उस समय डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या रात हो रही है, तो उसके लिए कुछ सेट ऑफ मेडिसिन है वो आप रखे जा सकते हैं घर में। आप नाम बता सकते हैं? कोल्ड कफ, ऐसा लगता है कि जब कोल्ड और कफ स्टार्ट हो रहा है तो आप एकोनाइट रख सकते हैं घर में। ओके, एकोनाइट 200। एकोनाइट 200। वॉमिटिंग के केस में एपिकॉक रख सकते हैं। एपिकॉक। डायरिया के केस में एलोज रख सकते हैं। ओके। फीवर के केस में ब्राइनिया रख सकते हैं। ब्राइनिया, तो इनकी कुछ डोजेस भी रहती है, मतलब किस हिसाब से लेनी चाहिए? देखिए एक्यूट केसेस में क्या होता है कि फ्रीक्वेंटली रिपीट करी जाती है दवाइयाँ। ठीक है, कितनी कितनी बूंद या किस तरीके से? बच्चा है तो 2-2 बूंद। 2-2 बूंद। बड़े हैं तो 5 बूंद। ठीक है, हर 10 मिनट 15 मिनट के गैप? हाँ, हर 20-20 मिनट में 25 मिनट 2-4-5 बार दें बच्चे को। ओके। मैंने जनरली ये देखा है कि एक्यूट केसेस में जब मैं फ्रीक्वेंटली दवाइयों को रिपीट करता हूँ तो पेशेंट्स को उतनी ही देर में आराम मिल जाता है जितनी देर में एलोपैथी से आराम मिलता है। ओके। कुछ दवाइयां आप इस तरीके से घर पर रख सकते हैं। हम जैसे चोट इंजरी है घर में, ये बड़ी नॉर्मल सी चीज है, खरोच लग गई तो उसके लिए कैलेंडुला बहुत अच्छी दवा है, हमारे यहाँ आती है होम्योपैथी में। और एक जनरली गिरते पड़ते रहते हैं बच्चे घर में, नीला पड़ जाता है, उसके लिए आर्निका बहुत अच्छी दवा है। सर अभी ना कुछ टाइम से मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, तो ऑटिज्म को लेकर के बहुत सारी वीडियोस में देखे हैं जहां पर बताया जाता है कि बच्चों के साथ में ऑटिज्म की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, खासकर अभी मोबाइल की वजह से तो आ रही है, लेकिन अगर हम मोबाइल को अपार्ट कर दें तो जो बच्चे मोबाइल नहीं भी यूज करते हैं या नहीं भी देखते हैं, जो फैमिलीज नहीं देती हैं हाथ में बच्चों को मोबाइल, फिर भी किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए बच्चा अट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट पिलो है तो उससे वो अट्रैक्ट होगा। अभी उसको जितनी चीजें सॉफ्ट मिलेंगी वो उनको अपने फेस से रगड़ेगा या ऐसे हाथ से रगड़ के चेक करते हैं, ट्राई करते हैं, फिर उससे वो अटैच होते चले जाते हैं। ये भी एक ऑटिज्म का ही पार्ट है। तो सर इनके लिए क्या ट्रीटमेंट है, कि क्या पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए बच्चों के लिए? सबसे बड़ी चीज तो ये है कि पेरेंट्स भी बच्चों को ज्यादा समय नहीं देते। ठीक है। पेरेंट्स को भी ये लगता है कि कहाँ इनके चक्कर में पड़े, कहाँ परेशान होंगे, बच्चा रो रहा है, खेलने के लिए कह रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। एक तो क्या है कि पेरेंट्स ने बच्चों को इतना सोफिस्टिकेटेड बना दिया है कि हर समय एसी में रखना है, हर समय घर के अंदर रखना है, और टीवी, मोबाइल, गैजेट्स और टॉयज इन्हीं में इंगेज रखा है। जब स्टार्टिंग में ये कुछ सिम्टम्स आते हैं तो पेरेंट्स को समझ में ही नहीं आता है क्या है, क्योंकि वो उतना प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। जब वो एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है तब जाके पेरेंट्स को समझ में आता है कि हाँ अब उसके लिए हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है, उसको ये नॉर्मल से हट के कर रहा है। सर क्या फर्स्ट साइन लगता है कि अगर पेरेंट्स को जज करना है तो पहला साइन क्या होना चाहिए कि भाई मेरे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है कुछ?
लैक ऑफ कंसंट्रेशन। बच्चा क्या होगा कि आप किसी चीज की जब उसको देखेंगे, उससे बात करेंगे, तो एक तो आई कांटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा, आप उससे बोलेंगे कुछ, वो उस बात को समझेगा ही नहीं। ठीक है। और बहुत ज्यादा बच्चे के अंदर वो होगी मूवमेंट। ठीक है, मतलब एक जगह प्रॉपर्ली नहीं बैठना। ठीक है। और भी इस तरीके के बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं। आप बच्चे को उसके नाम से बुला रहे हो, पता चल रहा है वो आपकी सुन ही नहीं रहा है। किस एज से हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि किस पर्टिकुलर एज पर बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चों में तो खैर इतना ज्यादा कंसंट्रेशन होता नहीं है। हाँ, 3 साल, 2.5 साल, 3 साल का बच्चा जो है ये सारी चीजों को समझने लग जाता है। आप उससे बात करेंगे तो आई कांटेक्ट करेगा, उसे बुलाएंगे तो वो पहचान लेगा कि मुझे बुलाया जा रहा है। बाकी बच्चे चंचल होते हैं, वो तो एक सामान्य सी चीज है, लेकिन ऑटिज्म में बच्चे सामान्य से ज्यादा आपको एक्टिव दिखाई देंगे, हाइपर एक्टिव दिखाई देंगे। तो उसका इलाज क्या है, एक बेसिक ट्रीटमेंट क्या है कि नहीं मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए तो मेरा बच्चा शायद निकल सकता है इससे बिना दवाई या बिना किसी ट्रीटमेंट? नहीं, बेसिकली इसके लिए तो आपको किसी एक अच्छे कंसल्टेंट से ही मिलना चाहिए। इसके लिए घर पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, मेरी समझ से ऐसा। ठीक है, तो मतलब जितना लोग इसको इजी समझ रहे हैं, ये इतना इजी नहीं है, खतरनाक हो सकता है बच्चों के लिए बहुत ज्यादा। मोबाइल आज की डेट में होता है ना, एक इट्स काइंड ऑफ सोर्स कि हाँ ठीक है मुझे कुछ करना है, बच्चा परेशान है, पकड़ा दिया फोन, अभी मैं फ्री हूँ, अब वो अपना उसमें मेरी जान छूट गई। तो कितनी लिमिट होनी चाहिए? मतलब मैं इतना भी जानता हूँ कि आज के टाइम पर आप बहुत ज्यादा रोक भी नहीं सकते, एक लिमिट तक आप इन चीजों को रोक सकते हैं, उसके बाद बच्चा लेगा ही, मोबाइल भी लेगा या टीवी भी यूज करेगा। देखिए कि एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, बच्चे को कभी कुछ बहलाना है, कुछ क्रिएटिव चीजें, ऐसा नहीं है कि मोबाइल और टीवी खराब ही है, लेकिन एक लिमिट तक। बच्चा बहुत सारी अच्छी चीजें भी सीखता है, मोबाइल और टीवी से बहुत सारे एजुकेशनल क्रिएटिव चीजें आ रही है, क्रिएटिविटी बढ़ती है बच्चे के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हर समय उसी में एंगेज है। आजकल ज्यादातर मैं ये देखता हूँ कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई। हम लोगों के टाइम पे जैसे ये मोबाइल टीवी और ये सब तो खैर होते ही बहुत कम थे, मोबाइल तो होते ही नहीं थे, टीवी होती भी थी तो वो दूरदर्शन पे एक आध घंटे के लिए टीवी देखने, जब तक ऐड चला करते थे तब तक सो जाते थे। तो जी ज्यादातर फिजिकल मतलब क्या है, बाहर ही खेलना कूदना हुआ करता था, या घर में भी इंडोर गेम्स होते थे तो भाई बहन बैठ के वो गेम खेला करते थे। तो हमें भी अभी यही करना चाहिए कि बच्चों को थोड़ा सा आउटडोर गेम्स के प्रति ज्यादा मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें थोड़ा सा अपना समय निकाल के, क्योंकि हम लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आजकल पेरेंट्स की भी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो वो बच्चे और पेरेंट्स दोनों के लिए अच्छा है कि वो आप कुछ बाहर कुछ ऐसी एक्टिविटी करें कि जो बच्चा भी कुछ फिजिकली फिट हो, आपके लिए भी अच्छा है। और साथ में मैंने ये भी देखा है ना कि अगर इस तरीके का आप बच्चे के साथ में एक्टिविटीज करते हो तो बच्चा का आपके साथ में बॉन्डिंग बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनती है, तो आगे चल के आपसे बच्चे के रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे रहे और रीजंस यही थे। ओके सर, ये तो बच्चों का रहा। अभी हम लोग बहुत सारे केसेस ऐसे, जैसे आपने अभी कुछ टाइम पहले ये भी बोला था कि नई नई एज में हार्ट अटैक्स आते हैं, जिम में हार्ट अटैक आ रहे हैं, लोग वर्कआउट कर रहे हैं वहां पर उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं। क्या रीजन है सर कि क्यों इतना ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस अभी इंडिया में बढ़ रहे हैं? मतलब शुगर के लिए तो था ही हम लोग फेमस, अभी हार्ट अटैक भी आ गया। इंडिया क्या है कि बेसिकली ये केसेस, चूंकि हम लोग ये वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा अपनाते जा रहे हैं और वेस्टर्न कंट्रीज हमारे कल्चर को अपनाती जा रही हैं। करेक्ट। अभी क्या है कि आप बाहर मार्केट में निकलेंगे तो आप देखेंगे जितने भी ये फास्ट फूड के स्टॉल्स हैं या जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, इवनिंग में आपको बिल्कुल पूरे भरे हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई देंगे, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, और उनकी मैक्सिमम डाइट यही है। बिल्कुल। दूसरा क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी, जैसा अभी मैंने बोल रहा था, मैं फिजिकल एक्टिविटी है नहीं। खाना दिन भर जंक फूड है, कहीं ना कहीं ये बहुत सारा, फिर उसके बाद आप जब बीमार होते रहे तो कभी स्टेरॉइड, कभी एंटीबायोटिक, कभी ये, इस तरीके से चलता रहा। ओवरऑल क्या है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बिल्कुल डैमेज हो चुका। एक समय के बाद में फिर आपने पता चला कि आप जिम जा रहे हैं, वहां पे एक्सेस में कार्डियो कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ओवरवेट लिफ्टिंग आप कर रहे हो, ओवरवेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, हार्ट अटैक्स आ गए। थोड़ा सा क्या है कि इस विषय को तो अब जैसे कोविड के बाद से
कुछ हो सकता है कि ये वैक्सीन के भी इफेक्ट रहे हों। आप भी मानते हैं ये वैक्सीन का जो अभी बीच में काफी बड़ा एक कंट्रोवर्सी चली थी, बहुत बड़ा एक डिस्कशन था कि जितने भी लोगों ने वैक्सीन लगवाई है पोस्ट कोविड, उनके साथ में काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और ज्यादातर हार्ट अटैक के केसेस बड़े ही इस वजह से हैं कि वो वैक्सीन जो लगे हैं उसकी वजह से। ऐसा आप भी मानते हैं, ऐसा है? देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जैसा ये सिनेरियो देख के समझ में आ रहा है कि ये जैसे अभी केसेस दिखाई दे रहे हैं, ये इस वैक्सीन से पहले इतने केसेस नहीं दिखाई देते थे। और इसको एग्जैक्टली कोई भी डॉक्टर भी नहीं कह सकता। उसका रीजन ये क्योंकि वो जो वैक्सीन लगी उस समय इतनी ज्यादा ट्रायल्स नहीं हो पाए और उस समय हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं था इस वैक्सीन के अलावा। जिस समय जैसी परिस्थिति उस समय जो अफरा तफरी थी, उसमें जो बेस्ट पॉसिबल गवर्नमेंट कर सकती थी उन्होंने किया। क्योंकि कोई भी वैक्सीन बनती है तो उसके पहले बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, उसमें बहुत समय लगता है। इस वैक्सीन में ना तो बहुत सारे ट्रायल हुए, ना बहुत जल्दी से ये वैक्सीन बनी और ये सबको लगा दी गई। ठीक है, हो सकता है कि इसके भी कुछ इफेक्ट्स हो। ठीक है। कुछ क्या है, कोरोना के टाइम में और भी बहुत सारी चीजें ऐसी रही लोगों की, बहुत सारे लोगों की आज भी मनोदशा जो है वो उस कोविड के फियर से बाहर नहीं निकल पाए। बहुत सारे लोग स्ट्रेस में अभी भी अपने नियर एंड डियर्स को खो के आज भी वो उस भय में, उस डर में और उसी तरीके का लाइफस्टाइल आज भी जी रहे हैं। जी। तो एक रीजन ये भी हो सकता है। कुछ ने क्या है कि जैसे वो आज भी बहुत सारे लोगों से मैं सुनता हूँ, पेशेंट क्लिनिक पे आते हैं, बात चलती है तो वो आज भी वो काढ़े वाड़े पी रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैंने जो कोरोना में जब वो पिए थे काढ़े तो वही फिर मैं बना के पी लेता हूँ। तो किसी भी चीज को एक्सेस करने से फिर अब क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे ये तो बॉडी के अंदर कब क्या चल रहा है पता नहीं चलता। दूसरा क्या है कि खुद लोग बाग हेल्थ को लेके अब पॉजिटिव तो है, लेकिन वो बहुत सारे उल्टे सीधे काम और बहुत ज्यादा कर रहे हैं। उल्टे सीधे ट्रीटमेंट्स अपने आप स्वयं मोबाइल से देख के, नेट पे देख के। पता चला कि किसी ने नेट पे ये देखा कि घी कॉफी का बड़ा वो, हाँ, ये बहुत चल रहा है कि कॉफी में घी डाल करके पीने से सुबह पीजिए, वो वेट लॉस करेगा, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब पेशेंट ने किसी से कंसल्ट, उस आदमी ने किसी से कंसल्ट तो करा नहीं, क्या करना है, घी कॉफी पीना है, ऐसा ऐसा बताया जा रहा है कि हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। तो उन्होंने घी कॉफी पीनी शुरू कर दी। पता चल रहा है कि वो हाइपरटेंसिव था ही पहले से। अब वो कॉफी क्या कर रही है कि उसके बीपी को और शूट कर रही है। तो वो क्या कर रही है, वो आपको फायदा नहीं कर रही है, वो आपको नुकसान पहुंचा रही है। ओके। तो घी कॉफी अच्छी है, लेकिन वो किसके लिए अच्छी है ये तो एक आपको कोई या तो डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर, पहले आपको अपने टेस्ट कराने चाहिए कि कहीं मुझे इस तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप उसको उसके रिकमेंडेशन पे, जो किसी डॉक्टर या किसी हेल्थ एक्सपर्ट के रिकमेंडेशन पे कोई चीज ले रहे हैं तो वो चीज ठीक है। आपने नेट पे देखा कि ये चीज बहुत फायदेमंद है, XYZ कुछ भी बताया तो उन्होंने लेना शुरू कर दिया। जो मैं अभी कह रहा था कि रील्स बना के मैं एक बात कह रहा था कि वो बहुत सारे डॉक्टर्स नाम बताते हैं या ऐसा करते हैं। अवेयरनेस के लिए अवेयरनेस और बहुत सारी चीजों से हो सकती है। अब जैसे यही सारी चीजें कि घी कॉफी लीजिए, इसके लिए ये होगा, इससे ये फायदा, इससे ये फायदा, इससे ये फायदा, लेकिन ये भी तो बताइए कि वो किस किस को नहीं लेना है। सिर्फ फायदे ही थोड़ी है, हर चीज नुकसान भी है। नुकसान भी है। अभी आज की अगर हम बात करते हैं, अभी हाल फिलहाल में ही कुछ केसेस इस तरीके के आ रहे हैं कि लोगों के हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हेयर लॉस एलोपेशिया भी होता है, कई और भी तरीके से हेयर लॉस भी होते हैं। कई लोगों के जेनेटिक्स भी जेनेटिकल अगर हम बात करें तो हेयर लॉस हो रहे हैं। बहुत सारे इस तरीके के ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं कि लोग हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, या फिर आजकल तो वो अलग तरीके की दवाइयां बना करके लोगों के सिर पर लगाई जा रही हैं। तो शायद वो जवाल घोटे के बीजों का कुछ बना करके लोगों को लगाया जाता है, उससे उनके दोबारा से रीग्रोथ हो रही है। सर, कितना सच है और क्या करना चाहिए होम्योपैथी के हिसाब से अगर हेयर लॉस है तो? होम्योपैथी में हेयर लॉस के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और जैसे आप हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें, बड़ा इन्वेजिव ट्रीटमेंट है। और दूसरी बात तो ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट है क्या, ये कोई एक्सटर्नल प्लास्टिक के बाल लाके तो नहीं लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। करेक्ट। आप ही का स्कैल्प है, आप ही के बाल है, जो पहले यहाँ नहीं चले तो वो बाल्डनेस आ गई।
आप क्या कर रहे हैं कि आपके यहाँ से एक पीछे से एक स्ट्रिप निकाल ली, वो फॉलिकल्स यहाँ पे स्कैल्प पे ग्राफ्ट कर दिए। ओके। चलता है वो कुछ ग्राफ्ट करने के बाद कुछ समय चलते हैं बाल और दोबारा से फिर वो उसी पोजीशन में आ जाता है। मतलब वो 100% ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम फिर वो प्लास्टिक के थोड़ी है। हाँ भाई अगर वो लाइफ टाइम रह रहे होते तो जो आपके पास पहले भी तो थे ही ना बाल। करेक्ट। पहले बाल तो थे ही, ऐसा तो था नहीं आप गंजे आए थे। आप हेयर लॉस होते होते बाल्डनेस आ गई, तो जब वो एरिया बाल्ड हो गया वहां आप ही के बाल फिर से दोबारा से लिए गए, वो वहां पे लगा दिए गए। तो जो पहले वाले फॉलिकल्स थे वो तो सारे खत्म हो चुके हैं, अभी न्यू फॉलिकल्स वहां पर डाल करके फिर से उनको जनरेट किया गया, फिर से जनरेट किया गया। और वो एक टाइम तक, अब वो डिपेंड करता है कब तक वो सरवाइव कर पाते हैं वहां पे, धीरे धीरे करके फिर वो ही पोजीशन आ जाती है। अब वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, हर बहुत सारे लोगों पे कितने दिनों तक इसका रह पाता है। रही होम्योपैथी की बात, तो होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट। ठीक है, आप बताइए प्लीज। हेयर फॉल के लिए सबसे पहले तो जब आपको इनिशियली जब ये समझ में आने लगे कि हेयर फॉल हो रहा है, एक यूजुअली 2, 4, 6, 8 बाल टूटना ये एक नॉर्मल सी चीज है। ठीक है। तो इसके लिए पैनिक तो नहीं करना चाहिए। नहीं, बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास इसके लिए भी आते हैं, डॉक्टर साहब मेरे 2 बाल टूट जाते हैं। तो वो एक नॉर्मल चीज है कि 2, 4, 6 बाल तो टूटेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि एक्सेस में 10, 12, 15, 20, 25, 50 बाल गिर रहा है, उसके लिए फिर आपको अच्छे किसी होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करें। होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयां आती हैं हेयर फॉल के लिए। जो मैं अपने डाइट में, जो मैं अपने, जैसे मैंने अभी कहा कि मैं दवा का नाम नहीं कोई लूंगा, क्योंकि मैं खुद ही अभी इस चीज को अपोज कर रहा था कि दवाइयां नहीं, इस तरीके से नहीं पता चलेगा कि डॉक्टर साहब ने बता दिया कि एसिड फ्लोर दवा खानी है। वाले बहुत सारे डॉक्टर्स बताते हैं कि भाई लाइकोपोडियम लीजिए, एसिड फ्लोर लीजिए, जबरंडी करके एक तेल ऑयल आता है, जबरंडी लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए। लेकिन मैं किसी एक पर्टिकुलर दवा का नाम नहीं लूंगा। वो होम्योपैथी क्या है ना, टेलर्ड प्रैक्टिस, सबके हिसाब से, सबके साइज के हिसाब से कपड़ा पेशेंट के अकॉर्डिंग। करेक्ट। कि पेशेंट के अकॉर्डिंग क्या चीज, किस दवा की जरूरत है। बाकी रही खान पान की बात, जो एक जनरल चीज है, मैं ये कहूंगा कि जो मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि 2 अखरोट, 2 बादाम, 10, 12 किशमिश रात को पानी में सोख करें, सुबह खाली पेट उन्हें खाएं। 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स खाएं दोपहर में या शाम को। फ्लैक्स सीड्स, हाँ, ओके। 1 चम्मच काले वाले तिल लें रात को दूध के साथ, और नारियल पानी अवेलेबल हो सके तो नारियल पानी लें। ठीक है। डाइट में अगर इतना सुधार कर लेते हैं, इन सारी चीजों को लेने लग जाते हैं, तो मुझे लगता है कुछ हद तक तो इन्हीं चीजों से आराम मिल जाता है। ओके। हाँ, और यही नहीं खाते हैं। हाँ। सर, इसको लेकर के भी एक मेरे मन में डाउट है कि अभी जैसे बहुत सारे वीडियोस को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली, मैं कई वीडियोस अभी रिसेंट में देखे हैं कि कहा जाता है हमें बीज खाने के लिए नहीं बनाया गया। तो बेसिकली जैसे आलमंड हुआ, यानी कि बादाम हुआ, किशमिश हुआ, ये सभी बीज हैं। फ्लैक्स सीड्स हुए, चिया सीड्स हुए, ये सब बीज होते हैं। कहा जाता है कि हमें बीज खाने के लिए इंसान को नहीं बनाया गया, यानी कि हम बीज को कंज्यूम नहीं कर सकते, पचा नहीं सकते उसको प्रॉपर्ली, तो हमें फ्रूट्स खाने चाहिए। तो अभी आपने कहा कि हमें बादाम और ये चीज खानी चाहिए, हम तो खैर बचपन से खाते आ रहे हैं, लेकिन आजकल वीडियोस बन रहे हैं, तो मैं इसलिए एक जनरल बात करना चाह रहा हूँ। मुझे तो इस लॉजिक के बारे में समझ में ही नहीं आता कि क्या है। मैं इसीलिए मैंने ये लॉजिक क्यों नहीं खाना चाहिए। सिर्फ मेरे कह देने से थोड़ी है कि ये नहीं खाना चाहिए। मेरी समझ से तो इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि हमें ये अपनी डाइट में, अपने बच्चों की डाइट में ये जरूर रखना चाहिए। ये आजकल की जो चल रहा है इस ट्रेंड पर न जाओ, पुराने टाइम को देखो। ऐसा पूरा फेसबुक और यूट्यूब और ये बहुत सारे ज्ञान से भरा पड़ा है। यहाँ पे आपने वो ज्ञान आपको मिल जाएगा जो पता नहीं शायद किसी किताब में कहीं लिखा है या कुछ है कि नहीं है, कुछ नहीं पता है, लेकिन ज्ञान बहुत सारा है। पता चलता है कि एक पेशेंट आता है, वो मस्से के लिए दवा लेने आता है और वो आके ऐसे रोने लग जाता है। ये समझ में आता है कि पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी है उसे। वो कहता है कि डॉक्टर साहब ये तो मैंने सुना है कि ये इससे आगे चल के एड्स भी हो जाएगा है? मैंने क्यों भैया, एड्स क्यों हो जाएगा यार? अच्छा। तो बोला कि वो मैंने नेट पे पढ़ा है कि ये HPV वायरस से होता है,
तो मैंने कहा हाँ, होता तो वायरस से ही। अच्छा, ओके, ये वायरस की वजह से ही होता वायरल है। इन्फेक्शन ही है। ठीक है। बस अभी तो ये एड्स में भी यही वायरस रहता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं इसे। तो वो क्या है ना कि ये सारी चीजें अलग अलग चीजें हैं। अब पेशेंट क्या है कि ये जो नेट पे जो ज्ञान ले आया वो इस वजह से परेशान है कि पता चल रहा है कि अब इसके बाद मुझे HIV होना है, एड्स होना है। सर, सोराइसिस का भी काफी बेहतरीन इलाज अगर हम बात करें तो होम्योपैथी के पास है जी। सोराइसिस का, उसके बारे में थोड़ा आप बताओ, क्योंकि सोराइसिस बहुत खतरनाक बीमारी है। लोग सो नहीं पाते हैं, कहीं बैठ नहीं पाते, इतनी इचिंग बॉडी में होती है, जगह जगह घाव होने लगते हैं। तो क्या ट्रीटमेंट है, कितना लंबा तक जाता है सोराइसिस का ट्रीटमेंट, और कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इसको कि हाँ क्योर हो जाएगा? देखिए, ऐसा है कि जितनी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं वो उनका होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ठीक है। बेसिकली क्या है कि होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो आदमी के इम्यून सिस्टम पे ही वर्क करती है। हमें बीमारी कब आती है, जब हमारा इम्यून सिस्टम, डिफेंस मैकेनिज्म जब डीअरेंज हो जाता है, जिस रिदम में उसे चलना चाहिए, जब वो रिदम गड़बड़ हो जाती है, तब कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी आती है। और ये जो आप जैसे सोरियासिस की बात कर रहे हैं, तो ये सोराइसिस जो है ये क्या है, ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है जब ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करता तो ये सोराइसिस बीमारी आ जाती है। होम्योपैथी बड़ा अच्छा इस तरीके की बीमारियों पे, जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं उनके ऊपर होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। सर, सोराइसिस के कुछ मुख्य कारण हैं, मतलब इम्यून सिस्टम वर्क न करने के अलावा क्या कुछ और भी? नहीं, कोई इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं कहा जा सकता। ठीक है। जनरली देखिए, थोड़ा सा क्या है कि जेनेटिक भी ये आता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि पर्टिकुलर हाँ सोराइसिस के लिए यही एक कारण है कि इस कारण से ये बीमारी हो जाती है। ओके। रही बात इसके ट्रीटमेंट की, तो ये थोड़े से लंबे ट्रीटमेंट है, बहुत जल्दी ऐसा नहीं है कि हफ्ते 2 हफ्ते 10 दिन में, 20 दिन में या 2 महीने में ठीक होने वाली चीज है। लेकिन हाँ, धैर्य के साथ जब ट्रीटमेंट लेता है आदमी तो उसे रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। तो वो तो फर्स्ट डे से रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है, दवा लेने के साथ ही रिजल्ट दिखता है। लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चलता है। हमारी लास्ट मीटिंग में एक चीज पर, एक विषय पे हमारी बात हुई थी कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी दवाइयां होम्योपैथी में कहा जाता है कि अवेलेबल होती है। ठीक है। लेकिन आपने कहा था कि आप कभी किसी को रिकमेंड नहीं करते हो कि आप क्विट करने के लिए विल पावर का यूज करो, दवाइयों का यूज नहीं करो। दवाइयां आपकी, देखिए ऐसा है कि आप जब तक आपकी खुद की इच्छा शक्ति नहीं है उसको छोड़ने की, आपका खुद का विल पावर इतना स्ट्रांग होना चाहिए, वो तभी छूट पाएगा। सिर्फ आप ये सोचें कि होम्योपैथी में ये बहुत सारी कंपनियां आती हैं, बोटॉक्स और पता नहीं क्या क्या नाम से, मेरे यहाँ भी क्लिनिक पे मिलती हैं, मार्केट में निकोटेक्स और ये सब भी होता है। तो मैं लेकिन उन दवाइयों को कभी मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इस दवा को लीजिए, इससे आपकी सिगरेट छूट जाएगी या कोई बुरी आदत है वो छूट जाएगी। लेकिन सर, उसके बाद के जो, अगर किसी ने छोड़ दी, फॉर एग्जाम्पल अपनी विल पावर से उसने छोड़ दिया कि अभी मेरे को पीनी ही नहीं है, लेकिन जो इतने साल पी है, जिसकी वजह से लंग्स में जो इतना तार और ये सारी चीजें हो चुकी हैं, तो उसके लिए, उसको डिटॉक्स करने के लिए दवाइयां अवेलेबल है क्या? हाँ, ये किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप छोड़ दे तो छोड़ना ही सब कुछ नहीं है। होम्योपैथी की दवा की बात भी जो है कि वो आपको जो उसमें जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं जब आप छोड़ते हैं, तो पता चल रहा है कि चिड़चिड़ापन, थोड़ा ड्राउजीनेस, तो वो दवाइयां उसमें हेल्प करेंगी आपकी, लेकिन वो छूटेगा आपका जो भी व्यसन है वो आपकी इच्छा शक्ति से छूटेगा। वो ऐसा नहीं है कि मैं सिगरेट रोज पीता हूँ और मैं घर जाके वो दवाई लूंगा तो दवा ले लेता हूँ, जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लेने की, सिगरेट में कल से बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। छोड़ना तो आप ही को पड़ेगा। करेक्ट। क्योंकि अभी जैसे बोलते हैं ना, निकोटेक्स और इस तरीके की बहुत सारी मार्केट में टैबलेट्स हैं, लोग उनको कंज्यूम करते हैं, और तो फिर उसके बाद निकोटीन तो जा ही रहा है, बस बॉडी में तो जा ही रहा है। भाई आप स्मोक नहीं कर रहे हैं लेकिन आप निकोटीन वाली टैबलेट तो खा ही रहे हैं, तो छूट कहाँ रहा है वो? मतलब बॉडी को तो तब भी आदत पड़ी रहेगी। ओके, तो छूटेगा आपकी विल पावर से छोड़ने के बाद, लेकिन डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। डिटॉक्स के लिए भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप अपना खान पान, दैनिक दिनचर्या अच्छा रखें, अच्छी हेल्दी डाइट लें, अपने आप बॉडी डिटॉक्स कर लेती है। तो पहले आप लंग्स के बारे में बताइए कि लंग्स
दोबारा से हेल्दी होने में कितना टाइम लेते हैं? लंग्स आप जब सिगरेट क्विट कर देंगे धीरे धीरे करके वो अपने आप 6-8 महीने में नॉर्मल हो जाते हैं। नॉर्मल। आप अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, अच्छे हेल्दी डाइट रखें, तो वो अपने आप दोबारा से अपनी यथास्थिति में आ जाते हैं। और यही सेम चीज लीवर के साथ है। आप अपना खान पान अच्छा रखेंगे, दैनिक दिनचर्या अच्छी रखेंगे, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, तो ये भी अपने आप रिकवर हो जाता है। तो लीवर खराब होने से सबसे पहले अगर कोई बीमारी आती है तो वो ज्यादातर पीलिया के केसेस बहुत होते हैं, क्योंकि पीलिया हुआ है यानी कि लीवर पे इशू है आपके जी। इसी वजह से आपको जॉइंटिस होता है। तो अगर आपका जॉइंटिस रिकवर होने में जितना टाइम ले रहा है, लीवर को भी उतना ही टाइम लगता है रिकवरी लेने में ऑलमोस्ट। जी सर, अभी फीमेल्स में सबसे ज्यादा जो बीमारी हो रही है वो थायराइड को लेकर के बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिल रहा है। तो थायराइड के लिए अगर मैं होम रेमेडीज की बात करूं तो होम रेमेडीज में थायराइड के लिए आपका क्या है कि क्या सजेशन आप देंगे? होम रेमेडीज में थायराइड के लिए सबसे अच्छा है धनिया। धनिया, ओके। आप धनिया की चटनी बनाइए, कच्चा धनिया जो है नॉर्मल धनिया लीजिए, उसकी चटनी बनाइए, 1 चम्मच पानी में घोलिए, उससे पी लीजिए। ठीक है, मतलब उसमें कुछ और नहीं मिलाना, कुछ और ऐड नहीं करना है। ठीक है। हरा धनिया अवेलेबल नहीं होता है तो सूखा वाला धनिया ले लीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए, पानी में घोल के पी लीजिए। सेंधा नमक, खाने में सेंधा नमक यूज करें। जैसा कि मैं बताता हूँ कि भाई हेल्दी डाइट रखें, थोड़ा सा वर्कआउट करें, तो ये काफी हेल्प करेगा। तो थायराइड के अलावा भी फीमेल्स के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, लाइक पीसीओडी की बात करते हैं। पीसीओडी को लेकर के प्रॉब्लम्स आती हैं, पीरियड्स के टाइम पर पीरियड्स डिले होना, जल्दी होना, वो एक प्रॉब्लम आ रही है। उसके लिए क्या करना चाहिए? पीसीओडी बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है फीमेल्स में। उसका भी वही सारा रीजन यही है कि जंक फूड, स्ट्रेस। तो उसके लिए भी यही है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट रखें। पीसीओडी के लिए जैसा आपने कहा कि लाइफस्टाइल को सही रखना है और खान पान पे बेसिकली ध्यान देना है। उसके अलावा कोई होम रेमेडी इसके लिए पर्टिकुलर पीसीओडी और इन सब के लिए नहीं है? हाँ, जहाँ तक इसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन पे ही जाना पड़ेगा। मेडिकेशन की जरूरत है। कितनी ज्यादा क्रिटिकल है सर पीसीओडी? जैसा कि एलोपैथी में आप देखते हैं कि मोस्टली क्या होता है कि एक ट्रीटमेंट के बाद में एक लेवल आता है कि नहीं अब आप उसको ऑपरेट कराएं। और होम्योपैथी की बात करें तो पीसीओडी के केसेस बहुत इजीली दवाइयों के माध्यम से सही करे जा सकते हैं। सर, अभी एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि जो अर्थराइटिस एक बीमारी है, पहले हुआ करती थी बड़े बूढ़ों में, जॉइंट्स पेन होना, गठिया बाय कहा जाता था, तो घुटने सूज जाते थे। लेकिन अभी ना ये बीमारी 30 साल से कम उम्र में भी देखने को मिल रही है। जॉइंट्स पेन हो रहा है, लोग उठने में प्रॉब्लम हो रही है, टक टक की आवाज आने लग जाती है घुटनों से। क्यों हो रहा है? अभी ये क्या प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई है? इसमें भी देखिए ऐसा है कि जो यंग एडल्ट्स में इसलिए देखने को ज्यादा मिल रहा है अब कि एक तो ये जो वर्क फ्रॉम होम, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब फिजिकल एक्टिविटी किसी की कुछ है नहीं, ठीक है, टेबल चेयर पे बैठ के या लेट के बेड पे आदमी के काम चल रहा है, लैपटॉप रख लिया थाईज पर और बस लगे हुए। इवन आप जब छोटे बच्चे से ही देखेंगे तो आज के टाइम में आपको शायद प्लेग्राउंड में बच्चे खेलते हुए नहीं दिखाई देते होंगे कि बैट बॉल खेल रहा है, या हम लोगों के टाइम में देखते थे कि वो एक वॉलीबॉल या फुटबॉल या इस तरीके के गेम्स ज्यादा हुआ करते, गुल्ली डंडा खेला करते थे लटक लटक के पेड़ों से। तो ये सारे गेम्स बहुत हुआ करते थे जिसमें हाथ पैर चलते थे, जॉइंट्स का मूवमेंट होता था, और फिर देसी खान पान हुआ करता था। वही घर का शुद्ध खाना, जिसको जैसा अवेलेबल है लेकिन वो शुद्ध है। आज के टाइम में आप ज्यादातर ये देखेंगे कि खाना आपको अच्छा मिल ही नहीं पा रहा, अच्छी डाइट मिल ही नहीं पा रही। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अवेलेबल है ही नहीं। आज आप देखेंगे कि 12 महीने तो आपको हर एक चीज मिल जाती है। सारे फ्रूट्स मिल रहे हैं, सारे फ्रूट्स मिलेंगे 12 महीने, सारी सब्जियां मिलेंगी 12 महीने, कोई भी चीज कभी भी ले लो आप। करेक्ट। तो अब जैसे एक कहावत पहले ये थी कि एप्पल इन अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे।
तो लेकिन वो एप्पल फायदा तभी करता था जब वो एप्पल के सीजन में जब हम एप्पल खाते थे तो वो एप्पल हमें फायदा करता था। अब क्या है कि उस एप्पल को 12 महीने अवेलेबल है, वो उस पर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स लगा के कोल्ड स्टोरेज में रखे जा रहे हैं, वो 12 महीने हम लोग खा रहे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि शायद ये हमारे शरीर को फायदा कर रहा है, लेकिन ये हमारे शरीर को फायदा नहीं कर रहा है, ये नुकसान कर रहा है। इसी तरीके से अब आप यंग एडल्ट्स में जैसे ये देखेंगे, आपका सवाल ये था कि उनको जोड़ों के दर्द बहुत देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। तो एक तो फिजिकल एक्टिविटी की डेफिशिएंसी है, दूसरी चीज क्या है कि खान पान आजकल जंक फूड बहुत ज्यादा चल रहा है। एक जंक फूड बहुत बड़ा कारण है। वो धीरे धीरे क्या होता है कि जंक फूड और ये सारी चीजें जब हम अधिक मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो धीरे धीरे करके हमारी हड्डियां, हमारा पाचन तंत्र और ओवरऑल पूरी हेल्थ इससे इफेक्ट होती है, ठीक है, खराब होने लग जाती है। तो इस वजह से आपको बहुत ज्यादा केसेस इस तरीके के जोड़ों के दर्द के अब यंग एडल्ट्स में देखने को मिलते हैं। सेम साइटिका भी अभी स्टार्ट हो गया कि अभी तो बहुत जल्दी जल्दी लोगों में साइटिका के भी पेन्स आ रहे हैं कि यहाँ से साइटिक नर्व और पूरा पैर दर्द करना स्टार्ट हो जा रहा है। बिल्कुल। तो लॉन्ग ड्राइव्स पे भी ये प्रॉब्लम होती है, लोग ज्यादा ड्राइव कर रहे हैं तब भी ये प्रॉब्लम होती है, ज्यादा देर तक बैठे रह रहे हैं, बैठने का पोस्चर ठीक नहीं है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जिस कारण से साइटिका, जॉइंट्स पेन और ये सारी चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। इसको अगर क्योर करना है, पहला तो डॉक्टर, एक फर्स्ट स्टेप वही है, लेकिन फर्स्ट एड क्या है कि अगर मुझे प्रॉब्लम हो रही है रात को 2 बजे, मुझे पेन स्टार्ट होता है, जॉइंट पेन होता है कोई या साइटिक पेन होता है, तो फर्स्ट एड के लिए मैं चाहूंगा अपना, आई नो आप खुद कहते हो इस चीज को कि मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि मैं दवाइयों के नाम बताऊं, लेकिन जैसा मैंने पहले भी पूछा कि फर्स्ट एड के लिए कोई एक दवाई सबके पास होनी जरूरी है। तो फर्स्ट एड में आपके हिसाब से इन पेन्स के लिए एज अ पेन किलर, ताकि आदमी को रिलैक्स मिले, जॉइंट्स के लिए एक जर्नल, मतलब आपको अगर फॉर द टाइम बीइंग, मतलब रात भर या 1-2 दिन के यूज के लिए, मतलब इतना रेस्ट मिल जाए कि हम डॉक्टर तक जा पाए, तो बहुत अच्छी दवाइयां आती हैं, जैसे रस्टॉक्स आती है, आर्निका आती है, साइटिका के लिए कोलोसिंथ आती है। ओके, तो ये दवाइयां आप ले सकते हैं। और ये किस हिसाब से लेनी चाहिए? अगर किसी भी मेडिसिन को आप दिन में 4-5 बार ले सकते हैं, 4 बार ले सकते हैं, 2-2 4-4 ड्रॉप्स, 4 ड्रॉप्स हैं। और ये जो ड्रॉप्स होती हैं सर, ये बेसिकली क्योंकि हम भी उसको यूज करते हैं, जीभ पे डालते ही लगता है कि बिल्कुल अल्कोहल है, एक तरीके से वो अल्कोहल है, तो उसको जब हम लेते हैं तो प्रॉब्लम होती है, इतना इजी नहीं है उसको कंज्यूम करना। तो पानी में किस हिसाब से? थोड़ा सा 2 चम्मच पानी में या आधा कप पानी के 1/4 कप पानी के अंदर 2-3-4 बूंदे डाल के उन्हें आप ले सकते हैं। ओके, ये आपने बताया पेन रिलीफ के लिए कि अगर किसी को पेन हो रहा है तो उसमें आराम मिल जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है ना, वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। बेसिकली लोगों को गैस इश्यूज हो रहे हैं, पेट में अफरा बन जाता है, पेट फूल रहा है, या किसी को इंडाइजेशन हो गया है, या मैं बात करूं किसी के साथ में ऐसी प्रॉब्लम है कि कब्ज बन गई है, तो ये सारी की सारी ओवरऑल गट से रिलेटेड है जी। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है और इनकी वजह से उसको सीवियर इश्यूज हो रहे हैं एट नाइट, ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि लोग ट्रैवल बहुत करते हैं, खासकर ट्रैवलिंग में ऐसी प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि बाहर का खाते हैं, या फिर लेट नाइट सोना हो रहा है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वहां पर क्या फर्स्ट एड होनी चाहिए? उसके लिए नक्स वोमिका बहुत अच्छी दवा, नक्स वोमिका पेट के लिए नक्स वोमिका बहुत अच्छी दवा है, आप उसको ले सकते हैं। ओके, कार्बोवेज भी अच्छी दवा है गैस के लिए, ठीक है, इसको भी लिया जा सकता है। ये बच्चे भी ले सकते हैं और हाँ, बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, बस उसमें डोज का फर्क हो जाएगा। हाँ, डोज का थोड़ा सा फर्क हो जाता है, ठीक है। बच्चों के लिए 2 बूंद बहुत है, बड़ों के लिए 5 बूंद ले। ओके सर, एक चीज और मेरे मन में एक सवाल था कि होम्योपैथी को लेकर के हमने एक चीज सुनी है कि जब भी आप कोई दवाई स्टार्ट करते हैं, कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं होम्योपैथी का, तो जिस बीमारी के लिए आप कर रहे हो पहले उस बीमारी को वो उखाड़ता है और फिर खत्म करता है। क्या ये सही है कि कोई मिथ है ऐसा? उखाड़ता नहीं है, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम बहुत सारे अन्य पैथियों के ट्रीटमेंट लेके उस चीज को जो मतलब दबाने वाली जो पद्धति है, जैसे एलोपैथी में क्या करता है कि किसी भी डिजीज को दबा दिया जाता है, इंस्टेंटली बंद कर देते हैं, सप्रेस कर दिया जाता है। तो जनरली क्या होता है कि जब होम्योपैथी मेडिसिन हम देते हैं, हर एक केस में ऐसा नहीं होता है, कुछ केसेस में क्या होता है कि जब हम दवा देना शुरू करते हैं तो जो चीजें दबा रखी होती है या सप्रेस कर रखी होती है वो थोड़ा सा एग्रावेट करती है
थोड़ा सा वो बाहर निकल के आती है और फिर अपने आप वो ठीक होने लगती है। तो वो अगर थोड़ा सा बढ़ रहा है कोई चीज तो उसके लिए बहुत ज्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है, तो अच्छा साइन है। ओके, अब इसमें जैसे अगर मैं बात करूं, कफ है, किसी को खांसी है, तो खांसी में कई बार बलगम अंदर रुक जाता है जी। क्योंकि हमने इतनी सारी एलोपैथी की दवाइयां, कोई ड्रॉप या कुछ हम लोग पी रहे हैं, सिरप पी रहे हैं, बच्चों के लिए भी देते हैं सेम, तो रुक जाता है। उस केस में अगर हम होम्योपैथी की दवाई लेते हैं तो मैंने कई केसेस में ऐसा सुना है कि पहले उस कंडीशन में खांसी और बढ़ती है, कफ आने लगता है बाहर, और फिर उसके बाद वो खत्म होता है। एक्चुअली कफ जो अंदर जमा हो रखा है कि वो क्या करना है, उसे बाहर निकालना। होम्योपैथी मेडिसिन क्या करेंगे, उसे बाहर निकालेंगे, कफ को बाहर निकाल देंगे, या तो वो बलगम के माध्यम से या पोटी के रास्ते, या कैसे ना कैसे उस बलगम को बाहर निकालना, लंग्स को क्लियर करना। ओके, इसीलिए खासकर जब सर्दी के टाइम बच्चों को खांसी वगैरह होती है, उसके बाद जब वो पोटी होता है तो उसमें म्यूकस देखने को मिलता है, तो वो बलगम ही है जो वहां से उस रास्ते से निकल रहा है। वाह। होम्योपैथी के लिए हम इस दवाई से अगर हम अलग हट के बात करते हैं, तो मैं चाहूंगा आप ना कुछ ऐसे सजेशंस दो कि लोग घर में आज जो प्रॉब्लम्स रेगुलर डेली की लाइफस्टाइल में हो रही हैं उसको सुधारने के लिए क्या घर में होम रेमेडीज वो करनी चाहिए उनको। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक उनका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो जरूरी है कि देखिए, ऐसा है कि सब आज के टाइम में हर व्यक्ति को कम से कम 40 से 50 मिनट अपने शरीर के लिए जरूर निकालने चाहिए फॉर एक्सरसाइज। 24 घंटे में हर एक व्यक्ति 40-50 मिनट अपने शरीर को दे सकता है। ठीक है। तो 40 से 50 मिनट कैसे भी जो उसको अच्छा लगता हो, जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज ही करनी है, आपको जिम ही जाना है या आपको योगा ही करना है, जो आपको अच्छा लगता हो। आपको कोई गेम खेलना अच्छा लगता हो, वो गेम खेलिए, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करिए जिससे स्वेटिंग हो। ओके, पसीना बाहर आना चाहिए। पसीना बाहर। ठीक है। तो आप कुछ भी इस तरीके की एक एक्टिविटी अपने डेली के रूटीन में शामिल करें। फ्रूट्स जरूर कंज्यूम करें, जो भी सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल हो। ऐसा नहीं है कि जो महंगे फल हैं वही शरीर को फायदा करते हैं। जनरली मैं देखता हूं कि वो जो आप देखेंगे मार्केट में कि सेब और जब ये सब थोड़े से ज्यादा महंगे चल रहे होते हैं तब लोग बाग इनको ज्यादा कंज्यूम करते हैं। जब बेर का सीजन आएगा तब आदमी बेर नहीं खाता। राइट। फिर वो जब सीजन के बाद में वो जो कुछ बड़े बड़े से बेर आते हैं, वो एप्पल बेर। हाँ, तो वो उस तरीके के बेर खरीद के उसे लगता है कि ये ज्यादा फायदेमंद है। तो जिस भी चीज का सीजन है उन मौसमी फलों का सेवन करें, ये जरूर डाइट में रखें। और मैदे, प्रोसेस्ड फूड, इन सब चीजों को अवॉइड करें। टाइम से सोएं, टाइम से जगें, बस इतना सा है, सिंपल सा, और कुछ नहीं। पानी नॉर्मली कितना पीना चाहिए? पानी कम से कम 4 लीटर एक हेल्दी ह्यूमन को 4 लीटर पीना चाहिए। अभी हम लोग ना बहुत सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखते हैं जो हाल ही में बच्चों के साथ भी होती हैं, बड़ों के साथ भी होती हैं और बुजुर्गों के साथ भी होती हैं। स्किन प्रॉब्लम्स फॉर एग्जांपल बहुत लोगों को ब्लड रिलेटेड होती है, वो कि अगर ब्लड खराब है तो आपके चेहरे पे पिंपल्स आ जाएंगे, ठीक है ना। ब्लड खराब है, और ये छोटे छोटे बच्चों में भी होता है, रैशेज आ जाना, पिंपल्स आ जाना। सर, उसको कैसे क्योर करना है? क्या उसके लिए लाइफस्टाइल को सुधारने में क्या करना चाहिए? और मेडिसिन की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप चाहें, अगर सजेस्ट करना चाहें कोई मेडिसिन तो आप कर सकते हैं। बेसिकली स्किन के लिए अगर मैं बात करूं, क्योंकि अगर हमें ब्लड को प्योर करना है तो क्या करना है? स्किन प्रॉब्लम्स के लिए जैसे एक जर्नल प्रॉब्लम बहुत सारी दिखाई देगी आपको, जर्नली दिखाई देगी फंगल इन्फेक्शन, दाद जिसे बोलते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो इसमें जरूरी क्या है कि इस तरीके की जब समस्याएं आती हैं तो थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, कपड़े अपने कड़ी धूप में सुखवाएं, गीले या नम कपड़े नहीं यूज करें, कोकोनट ऑयल यूज करें, ठीक है, स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए। फिर से वही चीज है कि हेल्दी डाइट रखें और कॉटन के कपड़े पहने, ठीक है, कि जिनसे हवा वगैरह लगती रहे, स्किन पे स्वेटिंग ना हो ज्यादा।
और जब कोई भी इस तरीके का फंगल इन्फेक्शन ये सारी चीजें हों तो उस समय थोड़ा मीठा और मिर्च मसाले वाला खाना ये अवॉइड करें। बच्चों में ना ये फंगल वाला जो प्रॉब्लम है, एक्चुअली मेरी भांजी के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि उनको जो पैर में नीचे तलवा होता है जी, वो पूरा कट जाता है काफी, और शायद उसको कुछ नाम दिया गया है, स्पोर्ट्समैन फुट या ऐसे करके कुछ नाम है आई थिंक। तो उनको फंगल प्रॉब्लम पैरों में होती है, पैर कट जाते हैं और काफी कटते हैं। तो इसके लिए अब जैसे आप कह रहे हो कि हवा लगनी चाहिए, और बच्चा पैर में शूज पहन रहा है आधे से ज्यादा टाइम स्कूल में, वहां उसको क्या हम क्योर कर सकते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि सॉक्स और शूज तो वो पहनेगा, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा सर। अभी वहां क्या कर सकते हैं? वहां तो ट्रीटमेंट एक चल ही रहा है कि ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि पसीने से नहीं बचा सकते आप। उसके लिए फिर स्पोर्ट शूज यूज किए जा सकते हैं, और क्या किया जा सकता है? ठीक है, लेदर शूज हुए, ये सब नहीं यूज करें, ऐसे शूज यूज करें जो वेंटिलेटेड हो, थोड़ा सा हवा लगे उनमें। कॉटन के सॉक्स पहने। बेसिकली तो खाने पीने पे ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। जरूरी तो यही है, खान पान पे ध्यान देना। सर अभी ना छोटे छोटे बच्चों में, यानी कि मैं गर्ल्स की बात अगर करता हूँ, एक टाइम था जब 14-15 साल पे जाकर के 12 साल के बाद पीरियड्स और इन सारी चीजों के इश्यूज स्टार्ट होते थे, लेकिन आज 8-9 साल की बच्चियों में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस है। क्या कारण है इसके? इसका भी कारण वही से स्टार्ट होता है, खान पान। क्या पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि, क्योंकि हर पेरेंट की इच्छा है कि मैं अपने बच्चे को अच्छा खिलाऊं, अच्छे से अच्छी चीजें उसको प्रोवाइड करूं, कहां पर चूक हो रही है? देखिए, चूक यहाँ हो रही, पेरेंट्स की गलती इसमें कुछ नहीं है। अगर आप हेल्दी भी खिलाना चाह रहे हैं तो मार्केट में हेल्दी अवेलेबल नहीं है। भाई आप फर्टिलाइजर्स और इन सब चीजों से कैसे बच सकते हैं? यूरिया और ये सब जो खेतों में डाली जा रही है, उससे जो पैदावार करी जा रही है, अल्टीमेटली आ तो वही सब कुछ रहा है। तो वो चीजें इन चीजों पे इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि सारा का सारा हार्मोनल डिसबैलेंस है इसमें। और दिनचर्या की अगर बात करें तो नींद, बच्चा लेट सो रहा है लेट जग रहा है या स्कूल टाइम है तो जल्दी उठ के स्कूल जा रहा है, और फिर आ रहा है दिन में सो रहा है या नहीं सो रहा है, तो उसकी पूरा जो दिनचर्या है पूरी डिसबैलेंस हो रखी है। इस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। सर हमें बच्चों को कब टूथपेस्ट यूज कराना चाहिए? टूथपेस्ट मेरी समझ से 3 साल की उम्र के बाद में स्टार्ट कराना चाहिए। और कौन सा नहीं कराना चाहिए? क्योंकि अभी तो कई तरीके के SOS फ्री आ गए, तो उस तरीके के टूथपेस्ट भी चल रहे हैं, और 3 साल की एज यानी कि बच्चे के दांत प्रॉपर डेवलप होने स्टार्ट हो गए, तब हम उसको टूथपेस्ट दे सकते हैं। टूथपेस्ट क्या, तब तक तो देखिए ऐसा, जब तक 3 साल में पूरे दांत 3 साल तक ही लगभग आ पाते हैं, तब तक ऐसा नहीं है कि उसे कुछ भी नहीं कराना है। उसे नॉर्मली उंगली के सारे उंगली से माताएं मैंने पुराना जो चला आ रहा है, जैसे हम लोगों का होता रहा, वैसे ही उनके संग करना चाहिए। 3 साल के बाद में कोई, अब आजकल मार्केट में अवेलेबल है बच्चों के लिए जो टूथपेस्ट है, तो वही टूथपेस्ट यूज करें। लेकिन ट्रस्टवर्दी तो कुछ भी नहीं है अब ये तो सर, इसके बारे में तो कह पाना बड़ा कठिन बिल्कुल। आप कितना रिलेट करते हो इस चीज को? क्योंकि मैंने अभी तक लास्ट हमारी जितनी भी मीटिंग हुई इस चीज को लेकर के, मैंने आपको खुद कहा कि सर अभी तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, दवाइयों के बारे में बताते हैं, या बताते हैं किस तरीके से आपको इन दवाइयों का यूज करना है, बट आपने मुझे हमेशा मना किया कि नहीं, मैं इस पर नहीं जाता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ। क्या कारण है कि आप उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आना चाह रहे हो उस तरीके से? उसका रीजन ये है कि उससे पेशेंट जो भ्रमित होते हैं। एक्चुअली मैंने अभी जैसे पहले भी बताया था कि जैसे पेशेंट, मैंने कहा अभी जैसे आपने ही पूछा कि जॉइंट्स पेन में क्या मेडिसिन देनी चाहिए। अब मैंने तो ये कहा कि भाई ऐसा है कि इस मेडिसिन को, या रस्टॉक्स को, या आर्निका को, या XYZ कोई भी मेडिसिन हो, उसको आप उस समय ले सकते हैं जिस समय कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तब तक क्या करा जाए, कैसे पेन में रिलीफ मिले, तो ये आपको एक हद तक थोड़ा बहुत आराम एज अ फर्स्ट एड मिल जाएगा। पता चला कि पेशेंट अब उसी दवाइयों को लेके रह गया। मैंने बता दिया कि भाई आर्निका लेनी है, तो पेन हो रहा है जॉइंट्स में, तो आर्निका ले लेते हैं। सर में दर्द हो रहा है, तो चलो डॉक्टर साहब ने बताया था बेलाडोना लेने से बहुत फायदा होता है, तो बेलाडोना ले लेते हैं। तो एक इससे होम्योपैथी का प्रचार प्रसार गलत होता है।
जैसा कि लोगों के दिमाग में ये है कि अरे पता नहीं कितने दिनों में क्या काम करती है, करती भी है कि नहीं करती है, कि वैसे ही ये क्या मीठी गोलियां हैं, इनसे क्या होता है, इस तरीके का दुष्प्रचार जो है उससे ज्यादा फैलता है। इसलिए मैं इसके विरोध में रहता हूं कि मैं कोई भी जो ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जितने भी ये लोग दवाइयों के नाम बता के, उससे पेशेंट थोड़ा मिसगाइड होता है और पैथी का नाम भी खराब होता है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ठीक है हम दवाई का नाम नहीं बताना चाहते, लेकिन आप क्या सजेस्ट करेंगे कि डॉक्टर्स को क्या बताना चाहिए ताकि लोग सही पाथ पर जाएं, सही चीज को सिलेक्ट करें? डॉक्टर्स को पेशेंट की सबसे पहले तो जरूरी ये है कि डॉक्टर्स को अगर रील्स या वीडियोस या इस तरीके की कुछ चीजें बनानी है, अवेयरनेस के लिए कोई काम करना है, तो सबसे पहले जरूरी ये है कि उस डिजीज के बारे में लोगों को एजुकेट करें। कई बार क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमें ये परेशानी है तो ये क्यों है और ये परेशानी है भी क्या। तो अगर आपको अगर कुछ एजुकेशनल पर्पज से इस तरीके के वीडियोस बनाने हैं तो आप इनके ऊपर वीडियोस बना सकते हैं। आप हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर, हेल्दी डाइट के ऊपर, किस बीमारी में क्या डाइट होनी चाहिए इसके ऊपर बना सकते हैं। किस बीमारी में क्या होम रेमेडीज है इसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन मेरी समझ से मैं फिर से यही कहूंगा कि ये बिल्कुल गलत है कि मैं कोई एक दवा आपको किसी भी बीमारी के लिए मैं बता रहा हूं और उसको लोग बाग देख के मेडिकल स्टोर से परचेज करके वो दवाइयां यूज करना शुरू कर देते। करेक्ट। वो फिर एक प्रॉब्लम बन सकती है आगे चल के, क्योंकि फिर अगर उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन बनेगी। सर क्या इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं जो होम्योपैथिक की दवाइयां अगर हमने ली हैं, फॉर एग्जांपल घर पे रखी है, ज्यादा कंज्यूम हो गई या बच्चे ने खा ली, क्या उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? देखिए साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे। जो लोग कहते हैं ना साइड इफेक्ट्स क्या है कि, लेकिन उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट्स जरूर होंगे। ओके, ठीक है। अगर वो दवा आपके किसी रोग को ठीक करने में काम आ रही है और वो गलत सिलेक्टेड मेडिसिन जो दवा आपके लिए नहीं है वो आप खा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगी आपके अंदर। तो साइड इफेक्ट्स नहीं, लेकिन इफेक्ट्स जरूर आपको उसके दिखाई देंगे शरीर में। ठीक है। शुगर पेशेंट्स के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे, क्योंकि शुगर पेशेंट्स के लिए क्या होम्योपैथी एक सही सॉल्यूशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कितने % चांसेस हैं कि शुगर पेशेंट अगर होम्योपैथी को सिलेक्ट करता है तो जल्दी क्योर कर जाएगा और आगे चल के प्रॉपर्ली ठीक हो सकता है? क्योंकि शुगर सबसे खतरनाक बीमारी है और इंडिया में तो मतलब वो बहुत तेजी से फैल रही है। देखिए शुगर ऐसा है कि होम्योपैथी में बहुत अच्छा समाधान है शुगर के लिए। एक तो शुगर क्या है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है सबसे पहली चीज तो। ठीक है। तो आप अपना लाइफस्टाइल अगर अच्छा रखें, फिर से वही वाली बात कि दैनिक दिनचर्या, खान पान, और दूसरी चीज ये कि होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां शुगर के लिए आती हैं। वो भी वही सारी चीजें हैं कि पेशेंट के अकॉर्डिंग उसके क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम दवाइयां सिलेक्ट करके देते हैं और पेशेंट को बड़ा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इनिशियली एक्चुअली क्या होता है कि पेशेंट जब शुगर होती तो पहला उसका चॉइस होम्योपैथी नहीं होती। उसकी पहली चॉइस क्या होगी? एलोपैथी। उसको फास्ट रिलीफ चाहिए, जल्दी आराम चाहिए। एलोपैथी भी क्या है कि मतलब जब पेशेंट को शुगर डायग्नोज ही जब होता है जब शुगर काफी बढ़ चुकी होती है। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए कि स्टार्टिंग में जब इनिशियली, एक तो हमें रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराते रहने चाहिए एक सर्टेन एज के बाद में। और खासकर अगर आपके घर में अगर कुछ जेनेटिक है तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। तो इसको जरूर ध्यान देना चाहिए। आपको अगर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस दिखते हैं तो उसी समय आपको अच्छे किसी होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करके आप उस समय कुछ समय के लिए आपने मेडिसिन ली, उसके अकॉर्डिंग डाइट और अपना लाइफस्टाइल ठीक रखा। क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए? अगर मैं मेडिसिन की अभी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन एक शुगर पेशेंट को बेसिकली क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए खाने? चीनी, चावल, आलू, ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, कभी नहीं खाना चाहिए। मीठा, अगर मैं चीनी के अलावा भी बात करता हूँ तो नॉर्मली कहा जाता है कि मीठा बिल्कुल ही नहीं। गुड़, अगर हम बोलते हैं क्या गुड़ खा सकते हैं? गुड़ उतना ज्यादा नुकसान नहीं करता, नुकसान तो करता वो भी है। ओके। लेकिन अगर क्रेविंग ज्यादा है तो गुड़ वगैरह, गुड़ हुआ एक ऑप्शन, दूसरा हुआ डेट्स ले सकते हैं। ठीक है। चीनी से तो बेटर ही है। ठीक है, चीनी को अवॉइड करें। देखिए शुगर ये भी सब चीजें बढ़ाएंगी,
लेकिन अपनी क्रेविंग को शांत करने के लिए मैं थोड़ा बहुत अगर इसको यूज करना चाहे कोई, तो मैं अपनी तरफ मतलब मैं अपने पेशेंट से कहता हूँ कि आप इसको यूज कर सकते हैं। सर चीनी थोड़ा में बहुत। ऐसा क्या है कि आप हर डॉक्टर बेसिकली ये रिकमेंड करता है कि आप चीनी छोड़ दो। चीनी में पर्टिकुलर, क्योंकि मीठा तो चीनी भी है, मीठा गुड़ भी है और मीठा शहद भी है। देखिए चीनी डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। ओके। और जितने ये फलों की मिठास और ये सारी जो है मिठास, ये डायरेक्ट ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट होती है, तो वो इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होती है। चीनी इंस्टेंट आपकी शुगर लेवल को बढ़ाएगा। ओके, इसलिए तो चीनी को अवॉइड करते हैं। ठीक है। तो शुगर पेशेंट को बेसिकली क्या दिनचर्या, अगर मैं खाने की बात करता हूँ तो क्या दिनचर्या उनको खाने के हिसाब से? खाने के हिसाब से तो मल्टीग्रेन आटा खाए। ओके। मोटा अनाज, जौ, चना। और सर मल्टीग्रेन मत बोलिए, क्योंकि मल्टीग्रेन में ना आजकल 12 तरह के लोग अनाज ये मिला सब करके इतने सारे बेचना की शुरू कर जरूरत चुके ही हैं। नहीं है, सिर्फ जौ चना यूज करो उतना ही बहुत है। उसमें वो जो बहुत कुछ चला है कि ये पता नहीं क्या क्या बहुत सारे 10-12 रागी और बहुत जिनके नाम नहीं सुने थे ना 10 साल पहले, आज वो सब है। जो आटा आपको पता चल रहा है कि 50, 60, 70 रुपए किलो में बन के तैयार हो सकता है। वो 250 रुपए 300 रुपए, वो 250-300 रुपए में आदमी खरीद के पता नहीं क्या क्या चल गया है मार्केट में, ब्लैक वीट और क्या क्या। राइट। इतने सब की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ जौ चना पर्याप्त है। ओके। बाकी मेथी कंज्यूम करें। मेथी ओवरनाइट सोक करके सुबह मेथी ले लें और उसका पानी पी लें। थोड़ा सा 40-50 मिनट की वॉक वगैरह रखें, या जो भी आपको एक्टिविटी, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ करें। और अपना टाइम से सोना, टाइम से जगना, ये सारी चीजों को ठीक कर लें तो शुगर बहुत हद तक ठीक हो जाती है। स्ट्रेस लेवल कम रखें, थोड़ा योगा प्राणायाम पे ध्यान दें। अगर मैं बात करूं हार्ट डिजीज को लेकर के, तो अभी लोगों में ना ब्लड प्रेशर के बहुत केसेस आ रहे हैं, मतलब बीपी हाई हो रहा है बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में हो रहा है। अगर किसी को अपना बीपी कंट्रोल रखना है, बेसिकली हार्ट डिजीज से बचना है, तो उसको क्या रेगुलर लाइफ में, अपने खाने में अगर मैं बात करूं, क्या लाइफस्टाइल में उसको डालना चाहिए, क्या निकालना चाहिए ताकि बीपी कंट्रोल रहे? सबसे जरूरी तो यह है कि रिफाइंड ऑयल, ठीक है, या रिफाइंड जो भी चीज है उन चीजों से बचें। ठीक है। जैसे कि हम ये देखते हैं ना रिफाइंड शुगर, ये शुगर भी जो हम यूज करते हैं ये भी बहुत ज्यादा रिफाइंड है। ओके, जो हम सल्फर फ्री आजकल चल रही हैं और ये चीजें, ये सारी। ठीक है। तो सबसे पहले तो अपनी खाने में से ये चीजें किचन से बिल्कुल हटा देनी चाहिए। ठीक है। जो हमारा पुराना खान पान था, सरसों का तेल, देसी घी, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके का जो नेचुरल ऑयल यूज किया जाता था, उन्हीं को यूज करना चाहिए। आजकल तो सर सरसों के तेल पर भी ये आ रहा है कि सरसों का तेल भी आपके हार्ट के लिए खतरनाक है। ये सब चीजें आई तो इसी तरीके से ना। रिफाइंड ऑयल आया कैसे? भाई लोगों को यही तो सिखा के कंपनियों ने इसका प्रचार कर करके कि रिफाइंड ऑयल यूज करिए, या ये रिफाइंड करके और बहुत आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इतने अच्छे अच्छे ऐड बनाए गए इसके। लोग इसका परिणाम देख रहे हैं वो अपने सामने। भाई पहले ये रिफाइंड ऑयल या रिफाइंड शुगर ये सब चीजें नहीं यूज होती थी। घर के खान पान में गुड़ इस्तेमाल होता था मीठे के लिए, या खांड इस्तेमाल होती थी। तेल, सरसों का तेल अवेलेबल होता था तो सरसों का तेल यूज होता था, या घी यूज होता था, या फिर घर में बना हुआ मक्खन, घर में बना हुआ सफेद मक्खन जो होता है। अब जब से ये सारी चीजें हमारे यहाँ किचन से बाहर हुई, तब से हमें ये सारी बीमारियां पकड़ने लगी। सर अगर हम बात करते हैं हार्ट अटैक की, अगर किसी को हार्ट रिलेटेड कार्डियक अटैक या ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कंडीशन में कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ गया है तो ये प्रॉब्लम होती है। तो क्या घी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता? बिल्कुल नहीं बढ़ाता। चिकनाई तो उसमें भी है। घी के अंदर 2 तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ठीक है। LDL और HDL करके। ठीक है। HDL जो होता है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो घी कंज्यूम करने से HDL बढ़ता है। बाकी जो ये रिफाइंड और ये सारी चीजें यूज करते हैं ये LDL को बढ़ाता है। ओके, जिससे कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ते हैं, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से थक्के जमने लगते हैं, क्लॉट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो घी खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए। और वो घी भी आप घर पर बनाओ, वो ज्यादा अच्छा है। घी से वो जो आपका दूध आ रहा है डेली बेसिस पर, मलाई निकालो आप उसके थ्रू बनाओ, घी बनाओ, जैसे वो मच बेटर है। बहुत अच्छा है।
ओके सर, एक चीज और है कि अब जो आजकल चल रहा है कि हम लोग को दूध से बने हुए डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहना चाहिए, उनको नहीं खाना चाहिए। हम तो खैर बचपन से खाते हैं, अभी भी खा ही रहे हैं। पनीर हुआ, हाई प्रोटीन सोर्स है, लेकिन लोग उसको नहीं खाते। एग्स पर जाते हैं कि एग्स में प्रोटीन मिलेगा, एग्स पर जाते हैं, मार्केट में अवेलेबल जो पाउडर्स मिल रहे हैं, हाँ, उस पर जाते हैं, उनके ऊपर जा रहे हैं। तो मेरी समझ से तो वो सब नुकसानदायक है। ओके, पनीर हम डेली खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। ओके, जो नेचुरली जिस तरीके से आपको प्रोटीन अवेलेबल है, वो नेचुरल इंटेक करते हैं किसी भी फॉर्म में प्रोटीन का, वो बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक है, जैसे कि अब आप पता चल रहा है कि हाई प्रोटीन डाइट है, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन डाइट पे ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो वो आपको नुकसान करेगा। बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए कि प्रोटीन के संग हमें कार्ब्स की भी जरूरत है, फाइबर की भी जरूरत है, तो सारा चीजें एक बैलेंस प्रोपोर्शन में आपको मिले, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। फाइबर आटे में भी होता है, हम लोग जो आटा यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल होता है। लेकिन जो आटा पैकेट वाले अभी आ रहे हैं वो तो बिल्कुल मैदा है, उनमें फाइबर कहाँ होगा सर? वही चीज है ना, उससे मैंने बताया ना, उनको और ज्यादा रिफाइंड की कर दिया जा रहा है। बिल्कुल उसको फाइबर उसमें रह कहाँ रहा है? तो जो हम चक्की से पिसवाते हैं, जिसके अंदर बुरादा भूसी निकलती है बेसिकली, उसके अंदर वो फाइबर है। लेकिन लोग नहीं खाना पसंद क्या करते, उसकी रोटी चाहिए। हाँ, सफेद चाहिए। राइट, देखने में अच्छी नहीं लगती है, काली काली सी ब्राउन कलर की रोटी। इसीलिए लोग जो है रिफाइंड की तरफ ज्यादा जाते हैं हर चीज में। तो बेसिकली मतलब अगर ओवरऑल हम बात करें तो हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए अपनी दिनचर्या के ऊपर। हम क्या खा रहे हैं, हम कैसे पूरा दिन बिता रहे हैं अपना, कितना स्ट्रेस हम ले रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि अभी लोगों पर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, काम के प्रेशर बहुत है, फिर फैमिली भी संभालनी है, पैसे को लेकर के ख्याल और ख्वाब बहुत ज्यादा है, उन सब की वजह से भी एक स्ट्रेस बढ़ता है। सारी बीमारियों की जड़ी है यही है, स्ट्रेस। और इनसे अगर बच सकते हो आप, तो आप एक हेल्दी लाइफ, क्योंकि हम आज भी अगर गांव देहात में, आप पुराने गांव में आज भी जाइए, लोगों को वहां इन चीजों का शौक नहीं है। उनको आईफोन और इन सब चीजों का इतना शौक नहीं है, दिखावे का शौक नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, वो सुबह उठेंगे, अपना ट्रैक्टर उठाएंगे या अपना काम उठाएंगे, खेत पर जाएंगे, शाम को अपना दिन में 10 लोगों के साथ बैठेंगे और शाम को अपना टाइम से सो जाएंगे, सुबह फिर टाइम से उठेंगे। लेकिन वही दिनचर्या लोगों को पसंद आई थी जब कोविड आया था। बिल्कुल, सब गांव में जाना पसंद कर रहे थे क्योंकि वहां की हवा अच्छी थी, वहां का माहौल अच्छा था। राइट सर, पैकेज्ड चीजों पर, पैकेज्ड फूड जो आ रहे हैं, पैकेज्ड वाटर जो आ रहा है, बेसिकली हम लोग जो पैक्ड वाटर पीते हैं वो भी हार्मफुल होता है। उसके अंदर नैनो प्लास्टिक्स और उसकी वजह से भी कैंसर के सेल्स बनना और वो सारी चीजें हो रही है। ऐसा है एक्चुअली? बिल्कुल है ऐसा। तो बॉडी के अंदर अगर कैंसर सेल बन चुका है किसी के, मैं एक जनरली, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इस पर आपसे नेक्स्ट जब बात करेंगे तो मैं चाहूंगा इस पर भी हम लाएं, लेकिन मैं एक शॉर्ट में जानना चाहूंगा कि अगर बॉडी के अंदर किसी के कैंसर सेल बन गया है, वो कीमो और इन सारे प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा है, उसकी लाइफ ऑलरेडी बहुत डिसबैलेंस हो चुकी है, खान पान, मुंह का टेस्ट सब जा चुका है, ऐसे में इंसान को किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? सबसे ज्यादा जरूरी तो है कि अपने इमोशनल लेवल पे ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि इसका नाम सुनते ही आदमी के हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। लगता है कि अब बचने के चांस ही नहीं बचे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जैसा आप सोचने लग जाते हैं, आपके साथ वैसा ही होने लग जाता है। ओके, ठीक है। जब आप उसको लेके आपने दिमाग के अंदर थॉट ही बना लिया कि अब तो कैंसर हो गया और अब तो शायद मैं नहीं रहूंगा, तो आप ये मान लीजिए कि उसी दिन ये तय हो गया कि आप नहीं बचेंगे, कि आप नहीं बचेंगे। बिल्कुल। मैंने अपनी ये 12-14 साल की प्रैक्टिस के अंदर ये चीज देखा है, बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि वो अपनी विल पावर की वजह से अभी तक, जब से उन्हें कैंसर डायग्नोज हुआ और उसके बाद अभी तक मैं उन्हें देख रहा हूं कि वो ठीक चल रहा है। और उसमें सबसे मेजर रोल जो मुझे लगता है कि शायद उनकी विल पावर ही थी। सर कोई किस्सा आप शेयर करना चाहो, मतलब नॉट ओनली कैंसर, आप किसी भी बीमारी से रिलेटेड, क्योंकि आपके पास मल्टीपल पेशेंट्स आते हैं, कोई ऐसा किस्सा जो आपको लगता है कि ऑडियंस तक जाना चाहिए और उनके लिए भी एक मिसाल बन सकता है? किस्सा तो मैं आपको कैंसर का ही किस्सा बताता हूँ प्लीज। ये आगरा के पास फतेहपुर सीकरी है, एक पेशेंट मेरे पास आया करते थे, वो अपनी वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए आते थे।
जॉइंट्स पेन के ट्रीटमेंट के लिए आते थे, उन्हें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी और साइटिका की परेशानी थी। क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट में पेशेंट से कन्वर्सेशन ज्यादा होता है, थोड़े फैमिलियर हो जाते हैं, एक अच्छी बातचीत होने लगती है। तो इसी दौरान क्या हुआ कि उनके हस्बैंड को कैंसर डायग्नोज हुआ। अब चूंकि उनका ट्रस्ट मेरे ऊपर बहुत था, तो उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया कि सर इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या हो सकता है। वो जयपुर में ट्रीटमेंट करा रहे थे। तो मैंने उनके केस को बहुत ज्यादा मतलब स्टडी करने के बाद में ये कुछ उनके लिए दवाइयां मैंने अपनी तरफ से भी प्रेस्क्राइब करी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कि पूरा केस मैंने अपने अंडर ही लिया हो। उनका ट्रीटमेंट जो चल रहा था उसके साथ सपोर्टिव मैंने अपनी कुछ दवाइयां दी। लेकिन सबसे अच्छी चीज जो उनके अंदर मुझे लगी कि उनका जो विल पावर था, कि जब वो एडमिट थे, वो कीमो के लिए भी जब जाया करते थे या हॉस्पिटल में जब वो एडमिट रहे, काफी दिन एडमिट रहना पड़ा उन्हें, तो वहां भी चूंकि वो व्यापारी थे, वहां पे भी बैठ के वो हॉस्पिटल में अपने बिल्स वगैरह बनाया करते थे और पूरा व्यापार का अपना दिमाग, मतलब ऐसा है कि मतलब ये लगता ही नहीं था कि उन्हें कोई बीमारी है, कैंसर है। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है, उन्होंने उसको अवॉइड कर रखा था। हाँ, उन्होंने अपने दिमाग को उसे हावी नहीं होने दिया। इवन वहाँ जो उनके डॉक्टर्स थे, इनके फैमिली मेंबर्स से जब बात होती है, तो वो डॉक्टर्स जो आते थे राउंड पे देखने भी आते, तो वो भी उनका कहना ये था कि शर्मा जी आप यहाँ पे भी हॉस्पिटल में भी अपने व्यापार को लेके बैठे हैं, यहाँ पे भी आपको दिन भर यही सब। तो उनको मैंने ये देखा, उस पेशेंट को सबसे ज्यादा, मतलब मैंने चूंकि वो काफी करीब हो गए, वो काफी उधर बीच इंटरेक्शन बहुत रहा। जब आदमी बीमार होता है तो आए दिन से फोन आते हैं कि सर अब ऐसा हो रहा है, अब क्या करना है, अब ऐसा हो रहा है, क्या करना है। तो उनको मैंने ये देखा कि वो बहुत जल्दी रिकवर करके और आज वो बिल्कुल फिट एंड फाइन घूम रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज मुझे दवाइयों से भी ज्यादा, चाहे मेरी दवाइयां रही हो या उनका जो भी कीमो का ट्रीटमेंट चला हो या जिस भी प्रकार का जो भी इलाज चला, लेकिन सबसे बड़ी चीज मुझे उसके अंदर उनकी विल पावर दिखाई थी। और आज भी उनका कहना ये रहता है, डॉक्टर साहब मैंने माना ही नहीं कि मुझे कैंसर हो गया था, मैंने यही माना कि भाई ये बीमारी हो गई थी, जैसे और बीमारी हो जाती है वैसे ये बीमारी होगी, दवा खाएंगे ठीक हो जाएंगे। नहीं, मेन तो यही है कि आपके अंदर विल पावर होना बहुत जरूरी है। सर आपके पास तो बहुत सारे किस्से होंगे, क्योंकि मैं ऑडियंस को भी बता दूं कि सर एक ही जगह पर नहीं बैठते हैं, आगरा में भी देखते हैं, इसके अलावा इटावा में भी सर हैंडल करते हैं केसेस। तो अगर मैं वीकली पे बात करता हूँ तो शायद आप वीकली बेसिस पर ही इटावा और आगरा दोनों जगह हैंडल कर रहे होते हो। मैं 4 दिन आगरा बैठता हूँ, 2 दिन इटावा बैठता हूँ। सर कैसे कर लेते हो इतना? क्योंकि ट्रेवल भी करना, क्योंकि 150 किलोमीटर है मोटा मोटा, अगर हम आगरा से इटावा की बात करें तो 150 किलोमीटर है, और उस कंडीशन में दोनों जगह के पेशेंट्स भी अलग हो जाते हैं जी। वो वहाँ की बोली, वहाँ की भाषा, वहाँ के पेशेंट्स का थॉट प्रोसेस वो बहुत डिफरेंट है, यहाँ के पेशेंट्स का थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। तो कैसे मैनेज कर रहे हो आप उसको? एक्चुअली मेरा होम टाउन इटावा है। ठीक है। मैं जब कभी अपने गांव जाया करता था तो मैं वहाँ ये देखता था, क्योंकि लोग बाग जानते थे कि मैं डॉक्टर हूँ, तो अपनी रिपोर्ट्स लेके या अपनी परेशानियां लेके, उन्हें पता लगा कि भाई आए हुए हैं, तो वो आया करते थे वहां पे। और वहां पे जब मैं उनकी रिपोर्ट्स या उनकी बातें सुन के या उनका ट्रीटमेंट देख के मुझे ये लगता था कि ये तो बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा इलाज इनका किया जा रहा है, और अननेसेसरी बहुत ज्यादा, क्योंकि वो लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते इतना ज्यादा, अननेसेसरी मैं तो इसको कहूंगा कि ठगे जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार कुछ तो, जितना मुझसे हो सके उतना मैं कुछ इनके लिए क्या कर सकता हूँ। तो चूंकि वहीं का रहने वाला था, स्पेस अवेलेबल था, तो मैंने एक क्लिनिक वहां पे सेटअप किया। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा 2-4-6 महीने ऐसा लगा कि थोड़ा सा धीरे धीरे होम्योपैथी, क्योंकि आदमी रूरल क्षेत्र में आज भी बहुत ज्यादा नहीं जानता होम्योपैथी के बारे में, और होम्योपैथी जानता भी है तो उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट जो एलोपैथी रहता है कि वही बोतल लगवानी है, इंजेक्शन लगवाना है। थोड़ा सा दिक्कत तो हुई, लेकिन आज के टाइम में लोगों का होम्योपैथी पे विश्वास बहुत ज्यादा, वहां पे मैं लोगों को होम्योपैथी के प्रति काफी विश्वास जगाने में सफल हो पाया। अब वही 200-400-500 मरीज जो है उस क्षेत्र में होम्योपैथी का प्रचार, चूंकि वो 500 लोगों को आराम मिला, तो वो 500 लोग
हजारों लोगों को मोटिवेट करते हैं कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहिए भाई, इससे ना तो आपको आर्थिक रूप से आपके ऊपर भार आएगा। तो बेसिकली तो वो प्रेरणा जो है वो मतलब वहां की जो स्थिति को देख के जो मतलब मन में जो लगा ना वो आपको करवा देती है वो काम। और अब जल्दी एक बड़ा अच्छा अस्पताल वहां बनाने का विचार है, होम्योपैथी का हॉस्पिटल। क्योंकि आयुष के अगर हम बात करें तो आयुष से रिलेटेड हॉस्पिटल अभी उतने अवेलेबल हैं नहीं इंडिया में, और होने बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एलोपैथिक कहीं से कुछ गलत काम कर रहा है, एलोपैथिक अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। एलोपैथी देखिए अपनी हर एक पैथी की लिमिटेशन है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं हर जगह होम्योपैथी का यूज हो सकता है हर बीमारी में। हर पैथी की अपनी लिमिटेशन है। हमें भी बहुत सारी जगहों पे जब जरूरत पड़ती है कि इस केस में एलोपैथी डॉक्टर की ही जरूरत है या एलोपैथी ट्रीटमेंट की ही जरूरत है या सर्जरी ही रिक्वायर्ड है, तो हम खुद ही उसे रेफर करते हैं, हम खुद ही उसे भेजते हैं कि आप एलोपैथी की ट्रीटमेंट लीजिएगा। लेकिन अननेसेसरी किसी भी सर्जरी को या अननेसेसरी ये हार्मफुल या साइड इफेक्ट्स वाली दवाइयां लेना मेरी समझ से ये ठीक नहीं है। करेक्ट। सर मैं 2 आखिरी सवाल आपसे करूंगा। एक और ट्रीटमेंट है, एक और बीमारी है बेसिकली मैं जिस पर बात करना चाहूंगा, लाइपोमास, जिसको लेकर के मैंने आपसे बात की है, जो बहुत लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं और काफी लोगों में बड़ी संख्या में लोग अपना शरीर छुपाते हैं उसकी वजह से। शॉर्ट कपड़े नहीं पहन सकते, लाइक टी शर्ट्स, हाफ स्लीव्स नहीं पहन सकते, फुल स्लीव्स पहनने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जब वही लाइपोमा माथे पर या सिर के पीछे या कहीं ऐसी जगह निकलना स्टार्ट होता है जहां पर वो दिखेगा, वो छुपा नहीं सकते, अब उसको या तो ऑपरेट करा के आपको निकालना पड़ेगा, फिर कट लगेगा, फिर प्रॉब्लम होगी। क्या लाइपोमा का ट्रीटमेंट होम्योपैथी के पास है? लाइपोमा हुआ या किसी भी प्रकार का कोई भी ट्यूमर, गांठ, कोई भी इस तरीके की समस्या है, उसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। कितना टाइम लगता है सर क्योर होने में? देखिए ये सारी चीजें थोड़ा सा टाइम तो लेती हैं और बड़े इजीली दवाइयों से ये डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो अगर कोई लेना चाहे तो लाइपोमा का एक ट्रीटमेंट लगाना उनको स्टार्ट करना चाहिए। हाँ। आप वैसे भी तो जी रहे हो ना उसको लेकर के, और उसकी वजह से आप बाहर प्रॉपर्ली आप उतना इजीली नहीं, कंफर्टेबली घूम नहीं पाते हो, दोस्तों के साथ नहीं जा पाते कि कहीं जा रहे हैं और शॉर्ट कपड़े, अपने शॉर्ट टी शर्ट्स पहन के जा सकते हैं, नहीं जा पाते। तो उस कंडीशन में उनको एक बार ट्रीटमेंट करना चाहिए, लेना चाहिए। 4-6 महीने आप ट्राई करो, और आप सालों से पाल के चल रहे हो उसको, बिल्कुल आराम भी आपको मिलेगा। लगभग खर्चा कितना एक ट्रीटमेंट में इसके में आता है ओवरऑल? अगर ओवरऑल देखिए ऐसा है कि होम्योपैथी ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी दवाई है। आप कंपेयर करेंगे, अगर एलोपैथी से कंपैरिजन करेंगे तो होम्योपैथी को ये देखेंगे जितनी एलोपैथी डॉक्टर्स की फीस है उतने पैसों की तो यहाँ दवा मिल जाती है जी। जितना आप एक एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले आप अपनी लैब इन्वेस्टिगेशंस और जो भी इन्वेस्टिगेशंस दुनिया भर की होती हैं, और चूंकि अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस ज्यादा होती हैं, इन्वेस्टिगेशंस मैं भी कराता हूँ, जरूरत होती है बिल्कुल कराता हूँ, लेकिन जितने की जरूरत है बस उतना ही कराता हूँ। वहां तो मैं देखता हूँ भर भर के इन्वेस्टिगेशंस हो रही, जिसकी नीड है वो भी ठीक है, जिसकी नहीं है वो भी ठीक है। तो अननेसेसरी बर्डन नहीं होना चाहिए। और होम्योपैथी काफी किफायती है, बहुत महंगी पैथी नहीं है। नहीं, फिर भी मैं अगर एक लगभग एक अगर आइडिया मैं लेना चाहूँ कि कोई इस ट्रीटमेंट को, लाइपोमा के ट्रीटमेंट को, या कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल लाइपोमा हुआ या सर में प्रॉब्लम हो जाती है, बाल उड़ने लगते हैं, इस तरीके का हुआ, या स्किन से रिलेटेड कोई एलर्जीज हुई, ऐसे कोई ट्रीटमेंट अगर होते हैं जो कि लंबे चलते हैं, साल 6 महीने चलने वाले ट्रीटमेंट है, उसमें एक अप्रोक्स खर्चा कितना? क्योंकि इस पॉडकास्ट को हर तरह का ऑडियंस देख रहा है, तो उसके हिसाब से अगर मैं जानना चाहूँ। एक्चुअली देखिए ये सवाल इस तरीके का है कि इसका एग्जैक्ट नहीं, अब मैं एक अप्रोक्स ये है कि अप्रोक्स आप ये मानिए कि जितना आप एलोपैथी डॉक्टर, एक मिनिमम एलोपैथी डॉक्टर की फीस 500 रुपए, और 500 रुपए में 5-7 दिन का कंसल्टेशन रहता है, जहां तक मैंने देखा है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इतने रुपए में आपको कंसल्टेशन प्लस मेडिसिन प्लस एक सप्ताह क्या हो सकता है, 10 दिन की दवा आपको
10 दिन 15 दिन की दवा आपको होम्योपैथी में मिल जाए। और ये ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो 100% हाँ काम बिल्कुल करते हैं, काम करेंगे। और ऐसा नहीं, जैसे और भी मैं एक चीज और इसमें कहना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे लोगों का दिमाग में क्या रहता है कि होम्योपैथी दवा जब हम खाएंगे, डॉक्टर साहब ने बताया है कि भाई होम्योपैथी दवा में समय लगता है, तो 6 महीने दवा खाएंगे तब जाके हम ठीक होंगे। तो ऐसा नहीं है कि 6 महीने तक खाते रहेंगे उसके बाद कहीं आपको कुछ दिखाई देगा। उन 6 महीने के अंदर वो सब होगा। उस 6 महीने के अंदर जब आप दवा जिस दिन से खाना शुरू करेंगे, आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि ये दवा मेरे शरीर में गई है, इससे मुझे अच्छे इफेक्ट्स, मेरी बीमारी जिस समस्या के लिए मैं आया था उसमें मुझे कुछ ना कुछ राहत मिलनी शुरू हो गई। मैं लाइपोमा पर ही था, तो लाइपोमा अगर किसी को है और वो ट्रीटमेंट चला रहा है या अभी ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, तो अपनी लाइफस्टाइल में से क्या अवॉइड करना चाहिए खाने पीने में उनको? खाने पीने में फैट वाली चीजें कम से कम लें। ठीक है, फैट वाली चीजों में मक्खन, घी आता है, बिल्कुल घी को भी अवॉइड करना चाहिए। एक लिमिट करें उसकी, एक लिमिट करें, ठीक है। फैट वाली जो भी चीजों ने अवॉइड करो, तो फिजिकल एक्टिविटी रखें। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा फैट एक्यूमुलेट ना हो बॉडी के अंदर। ठीक है, ओके फाइन। सर कुछ बेसिक रेमेडीज आप मुझे बताइए जो हर इंसान को ध्यान में रखनी चाहिए, फीवर के लिए प्लस कोल्ड कफ के लिए, गैस के लिए। मैं एक एक करके नाम लेता जाऊंगा, आप प्लीज मुझे 1 बाय 1 बताने का। देखिए, फीवर के लिए आप ब्राइनिया, बेलाडोना, आर्सेनिक, ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं फीवर। ठीक है, और अगर होम रेमेडी पर अगर हम बात करें तो? होम रेमेडी में अगर बात करें तो चिरायता घर में मिल जाता है। ओके, आयुर्वेद, ठीक है। या होम रेमेडीज में और क्या ले सकते हैं जो एक बेसिक ट्रीटमेंट आदमी को लेना चाहिए फर्स्ट एड पर? एक तो फ्रूट्स वाली डाइट करें, ठीक है, अन्न कम खाएं, ठीक है, अन्न ना खाएं तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, यानी कि फास्टिंग करें प्रॉपर। ओके, फास्टिंग नहीं करें, मैं ये कहूंगा कि फ्रूट्स ले, जूस ले, ओके, सैलेड ले, इस तरीके की चीजें ज्यादा ले। और बहुत ज्यादा फीवर है तो ठंडी पट्टियां रखें। ओके, अगर किसी को पेट में गैस है और ये उसको ज्यादातर है प्रॉब्लम के कुछ भी खा लिया तो गैस बन गई, इस तरीके के इश्यूज अगर होते हैं तो अजवाइन, जीरा, मेथी और धनिया और सौंफ, इसको तवे पे थोड़ा सा भून लो, काला नमक थोड़ा सा इसमें मिला लो, एक चुटकी हींग डाल लो, खाना खाने के बाद 1-1 चम्मच यूज कर लो। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि शायद अगर इसे करना कोई शुरू कर दे जिसको गैस और एसिडिटी ये प्रॉब्लम है, तो उसे किसी दवा की एंटासिड और इस तरीके की गैस वगैरह की दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आपने बताया अजवाइन, जीरा, मेथी, धनिया और सौंफ, और इनको भूनने के बाद में काला नमक और थोड़ा सा हींग मिला करके पाउडर बना के और उसको आप कंज्यूम स्टार्ट खाना खाने के बाद आधा चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम। फाइन सर, अगर किसी को सडन पेट में प्रॉब्लम होती है, लूज मोशंस, ऐसी कोई इश्यूज आते हैं, क्योंकि लूज मोशन एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं ना तो छुपाए बनता है ना बताए बनता है, वो वाली सिचुएशन हो जाती है। तो वहां पर क्या ऐसा फर्स्ट एड रेमेडी है कि आदमी करे और उसको थोड़ा दही और इसबगोल ले लो। दही और इसबगोल ये इंस्टेंट रिलीफ देता है। सर इसबगोल के कई यूजेस हैं, पानी के साथ अलग होता है, दूध के साथ अलग है, दही के साथ अलग है। आप गर्म पानी के साथ रात में लेते हैं तो वो आपको एज अ लैक्सेटिव काम करेगा। ठीक है, यानी कि बाउल्स को साफ करेगा। ठीक है, मोशंस क्लियर करेगा, कब्ज में फायदा देगा बेसिकली। कब्ज में फायदा, ठीक है, ओके। और इसी को जब आपको लूज मोशन हो रहा है दही के साथ ले लेंगे तो ये आपके मोशंस को ठीक करेगा, कंट्रोल कर देगा। ओके फाइन। अगर किसी को आई रिलेटेड, जैसे आंखों में जलन होना, ये नॉर्मली लोगों में आज हो रहा भी है, आंखों में जलन हो रही है, आंखों में दर्द हो रहा है, ऐसी प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में आई ड्रॉप्स के अलावा क्या सबसे अच्छा गुलाब जल। ओके, ये एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं, हम इनके ऊपर ना जा करके ना हम महंगी चीजों पर जाते हैं, बिल्कुल, और फिर उसके ट्रीटमेंट्स और उसके यूज हम करना और अपनी बॉडी को उसकी आदत दे देते हैं,
जबकि ये बहुत बेसिक ट्रीटमेंट्स हैं। जैसे कंजक्टिवाइटिस हो गया, किसी को आंखें आ गई, हमारे टाइम पे मम्मा मलाई पर फिटकरी वगैरह कुछ मिलाती थी और गुलाब जल डाल करके और रात भर पट्टी बांध के सो जाते थे, और वो 2 दिन 3 दिन में खत्म ठीक हो जाता था, और कोई दवाई लेने की जरूरत हाँ। नहीं थी, कोई आई ड्रॉप की जरूरत नहीं थी, बस रेगुलरली टाइम टू टाइम एक एक बूंद गुलाब जल डलता रहता था और उससे बहुत फायदा होता था। लेकिन अब देखिए उसके लिए भी ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं। बिल्कुल। सर, बैड ब्रीथ अगर किसी को है उसके लिए क्या आप सजेस्ट करोगे? बेसिकली बैड ब्रीथ तो पायरिया के कारण ही आती है। ठीक है, लेकिन आजकल बहुत लोग खान पान इस तरीके का रखते हैं, इंडाइजेशन रहता है, उसकी वजह से भी होती है। तो उसके लिए तो पहले तो गट हेल्थ ठीक करो अपनी। ठीक है, यही जो मैंने बताया था अभी। सर आजकल एक लिक्विड भी चल रहा है, मैं थोड़ा सा बता दूं क्योंकि आप सोशल मीडिया पे उतना ज्यादा आप देखते नहीं हो ना, तो मैं आपको बताता हूँ। एक लिक्विड चल रहा है जिसमें बोला जाता है कि आप पानी ले लो 1 लीटर, उसके अंदर फिटकरी डाल दो और कुछ लौंग डाल दो 20-25, और उस पानी को आप स्टोर कर लो और उसको डेली बेसिस पर माउथ वॉश के लिए आप यूज करो और गार्गल करो। फिटकरी तो वैसे भी क्योंकि मैंने वो यूज किया है। फिटकरी ओवरऑल अच्छा है। कोविड में तो उसके लिए कहा भी जाता था कि आप गार्गल करो उसके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़े से बड़े वायरस को और प्रॉब्लम्स को खत्म करता है। फिटकरी बहुत अच्छी चीज है। तो ये आप सजेस्ट करोगे कि ये बेस्ट है? हाँ, अच्छा है, क्योंकि मैं इसको यूज कर रहा हूँ और मुझे उसके बहुत फायदे दिखे हैं। कई बार जरूर मैं जैसा आप कह रहे थे ना कि हाँ हर रील खराब नहीं है, लेकिन आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो, क्या सिलेक्ट वो डिपेंड करता है। उसको आप लेकर के केवल देखने से काम नहीं चलेगा, देखने के बाद थोड़ा पढ़ लो उसको। चैट जीपीटी आ रखा है, आप जाओ थोड़ा चैट जीपीटी को एक्सप्लोर करो, अपने दिमाग का भी यूज करें ना। आप यही थोड़ी है कि किसी रील में किसी ने कोई चीज कह दी है वो मेरे लिए अच्छी है कि नहीं है, अच्छी तो है वो, जरूरी नहीं है कि हर अच्छी चीज मेरे लिए अच्छी हो। करेक्ट। मैं हो सकता है कोई चीज आपके लिए अच्छी है, वो आपकी हेल्थ को तो इम्प्रूव करेगी, हो सकता है वही चीज मुझे नुकसान कर जाए। तो इसमें अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है वो हम यूज करें। और ज्यादा अच्छा ये है कि किसी एक्सपर्ट से पूछ लें। करेक्ट, ताकि आपने देख तो लिया लेकिन अब उसके बारे में थोड़ा ज्ञान। अब तो हम एक्सपर्ट्स की कमी थोड़ी है। एक जमाना होता था कि डॉक्टर्स बहुत लिमिटेड होते थे। अभी तो हर एक चीज के लिए अलग डॉक्टर अवेलेबल, हर 10-10 कदम पे एक डॉक्टर है। बिल्कुल, पहले एक ही डॉक्टर होते थे और वो सारी बीमारियां देख रहे होते थे। अब हर एक बीमारी का एक अलग डॉक्टर है। और आपके पास में बहुत सारे चॉइसेस हैं, आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। नॉट ओनली होम्योपैथी, आप एलोपैथी में जा सकते हो। कुछ भी, एक अच्छी एडवाइस तो कोई भी दे सकता है। तो आप सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ ये वीडियोस देख के या कहीं से सुन के ये चीजें ना करें, ज्यादा अच्छा है। और जितना हो सकता है ये मैं भी कहूंगा कि आप प्रिजर्व्ड चीजों से जितना दूर रहो उतना अच्छा। प्रिजर्व्ड चीजों से जितना बचेंगे उतना अच्छा है, रिफाइंड चीजों से जितना बचेंगे उतना अच्छा है। आप अपनी देसी पुरानी जो खान पान है उन पे रहेंगे। आज के सेशन में जितना मेरे अंदर जितनी चीजें थी वो मैंने पूछी है, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है आपसे बात करने के लिए, आपसे पूछने के लिए। बट ये जो पार्ट है ये मैं इस बार अपने ऑडियंस पे छोड़ रहा हूँ। हम एक सेशन और आपके साथ करेंगे, एक और पॉडकास्ट आपके साथ बनाना चाहेंगे, बट वो हम बनाएंगे हमारे ऑडियंस के कमेंट्स के हिसाब से। बिल्कुल, क्योंकि कमेंट्स के हिसाब से हमें चाहिए कि लोग बताएं कि किस तरीके की परेशानियां और बीमारियों से वो लोग सफर कर रहे हैं और उनके क्या रेमेडीज और क्या इलाज हो सकते हैं जो वो घर पर रह करके कर सकते हैं। दिनचर्या को कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि हर एक की दिनचर्या अलग है, हर बीमारी के लिए अलग रूल्स फॉलो होते हैं, अलग गाइडलाइंस फॉलो होती हैं। बेसिकली बस इतना ध्यान देना है कि हमें खान पान को सुधारना है, जितना हो सकता है उतना मौसमी फलों पर जाना है और फाइबरस चीजें खानी है। राइट सर? तो उन चीजों पर ध्यान देना है। कुछ रेमेडीज हमने आपके लिए शेयर की है। आई होप पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं ताकि हम सर के सामने अगली बार वो क्वेश्चंस लेकर बैठ सकें जो आप लोग सफर करते हैं। तो प्लीज 1, 2, 3 जिसके मन में जितने क्वेश्चंस हैं आप हमें लिख करके कमेंट्स में भेजिए। हम जल्दी एक नया पॉडकास्ट दोबारा सर के साथ लेके आएंगे और आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए जितना हो सकता है। हमें इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप सर को भी फॉलो कर सकते हैं। सर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, लेकिन आप लोग चाहेंगे तो वो भी होगा, क्योंकि मैं भी सर को बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, जब से मिल रहा हूँ, कि प्लीज आप सोशल मीडिया पे आइए। आपके पास जितनी नॉलेज है, जितना ज्ञान है,
वो आना बहुत जरूरी है। मैं पर्सनली सर से कंसल्टेशन लेता हूँ और दवाइयाँ लेता हूँ जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, और मुझे बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट, जो बीमारी मेरी 15 दिन 20 दिन में ठीक नहीं हो रही थी, वो 3 दिन की दवाई में ठीक हुई है, और बाकी की दवाई मेरे घर पर रखी है। हाँ, मैंने कोर्स कंप्लीट किया है 10 दिन का, वो जरूरी है, आप कोर्स पूरा कंप्लीट कीजिए। जल्दी आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट में। तब तक अपना साथ बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए, और हमें इसी तरीके से मोटिवेट करते रहिए। बी हैप्पी, बी सेफ एंड बी हेल्दी। राधे राधे।